एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे पिछले एपिसोड का इख्तिताम हुआ था। सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुरैया खातून ने तीर शहजादी विक्टोरिया और ब्लैक फोर्ट पर ताने होते हैं। कुछ देर के बाद वो निशाना तब्दील करते हुए तीर छोड़ देते हैं, जो सबसे पीछे खड़े दो बाज़ंतीनी घुड़सवारों के सरों से आर पार हो जाते हैं। ये देखकर बाज़ंतीनी सिपाही तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। सुरैया खातून और सलाहुद्दीन अय्यूबी भी घोड़ा गाड़ी से कूद जाते हैं। एक तरफ से सलाहुद्दीन अय्यूबी के जांबाज भी मैदान जंग की जानिब दौड़ पड़ते हैं। ब्लैक फोर्ट चिल्लाते हुए कहता है, हमला करो। इसके साथ ही एक शदीद जंग शुरू हो जाती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुरैया खातून सलीबी सिपाहियों की लाशें गिराते हुए आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। इस जंग में हम सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथियों की महारतें भी देखते हैं। ब्लैक फोर्ट और शहजादी विक्टोरिया मुसलसल सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों को शहीद कर रहे हैं। उधर बादशाह बाल्दन नूरुद्दीन जंगी के जाल में फंसा होता है और कहता है, मेरी बहन और उस्ताद आजम को छोड़ दो, मर्दों की तरह जंग लड़ो। तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी कहते हैं, अगर तुम वाकई मर्दों की तरह लड़ना चाहते तो तुम यहाँ मेरे बेटे के लिए घात ना लगाते। हमें जो चाहिए हम वो हासिल किए बगैर इन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो बादशाह बाल्दन कहता है, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं मिलेगा, तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकोगे। और दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी मुसलसल सलीबी सिपाहियों को जहन्नुम की राह दिखा रहे होते हैं, मगर इसलिए में ब्लैक फोर्ट को देखते हैं जो मुसलसल उनके सिपाहियों को शहीद कर रहा होता है। ये देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत गुस्से में उसकी जानिब बढ़ते हैं और रास्ते में आने वाले सलीबी सिपाहियों की लाशें गिराते ही चले जाते हैं। कई लाशें गिराने के बाद वो ब्लैक फोर्ट तक जा पहुंचते हैं और दोनों एक दूसरे पर हमला आवर होते हैं। वो दोनों कई बार एक दूसरे के जबरदस्त हमलों को नाकाम बनाते हैं। उधर सुरैया खातून और शहजादी विक्टोरिया भी लड़ते लड़ते सामने आ जाती हैं और शहजादी विक्टोरिया कहती है, सलाहुद्दीन अपनी महबूबा के बगैर कोई हमला नहीं करता, तुम दोनों की मोहब्बत ने मेरी आंखें भर दी हैं। ये कहते साथ ही वो सुरैया खातून पर हमला कर देती है और उनके दरमियान भी कांटेदार मुकाबला शुरू हो जाता है। सलीबी सिपाही अहमद, पारस और इब्राहिम के सामने मुकम्मल तौर पर बेबस दिखाई देते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ब्लैक फोर्ट के हमले को नाकाम बनाकर तलवार उसके गले पर तान लेते हैं और हम देखते हैं कि सुरैया खातून की तलवार भी शहजादी विक्टोरिया के गले पर होती है। उधर से गैब्रियल सलीबी सिपाहियों के साथ सटपट इसी जानिब आ रहा होता है और कुछ देर के बाद वो मैदान जंग के पास पहुंच जाता है। उसे देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी ब्लैक फोर्ट को अपने साथी के हवाले करते हैं और खुद सीधा उसके पास आते हैं। फिर कहते हैं, मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था, लेकिन तुम मुझसे पहले मेरे पास पहुंच गए। तुम शायद परेशान हो गए होगे कि कहीं ये मर ना गए हूँ, लेकिन मैंने इन्हें जिंदा गिरफ्तार किया, खास तौर पर जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तो गैब्रियल कहता है, यहाँ सिर्फ एक चीज की कमी है, वो तुम्हारा सर है, मैं वो भी ले लूंगा। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अगर मैं इन्हें मारना चाहता तो बहुत पहले मार चुका होता, इनकी जिंदगी अब तुम पर मुनसर है। तो गैब्रियल कहता है, अस्कलान को लड़कर फतह करने के बजाय अब तुम बुज़दिलों की तरह कैदियों के जरिए मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम्हें भी ये उस वक्त सोचना चाहिए था जब तुम अस्कलान के कैदियों और हज पर जाने वाले मासूमों को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। मैंने भी उसी ज़बान में जवाब दिया है, अब जब तक तुम अस्कलान नहीं दोगे मैं उस्ताद आज़म और तुम्हारी महबूबा हवाले नहीं करूंगा। यह सुनकर गैब्रियल को बहुत गुस्सा आता है। तो विक्टोरिया कहती है, अपनी तलवार से हमारे इश्क की ताकत दिखाओ। फिर गैब्रियल कहता है, मैंने अस्कलान अपनी तलवार की ताकत से हासिल किया था और जब तक मेरी तलवार मेरे हाथ से ना गिर जाए मैं उसे नहीं दूंगा, लेकिन चूंकि तुम वही कर रहे हो जो मैंने किया था तो फिर उस्ताद आज़म और विक्टोरिया को मेरे हवाले कर दो और बदले में मैं अस्कलान के तमाम कैदियों को रिहा कर दूंगा, सुरैया के भाई खलील समेत। नाज़रीन, गैब्रियल बहुत शातिर इंसान है और उसने ये पेशकश इसीलिए की है कि अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी इसको कबूल नहीं करते तो सुरैया खातून और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरमियान फिर से इख्तलाफात पैदा हो जाएं। उसकी पेशकश के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी सुरैया खातून की जानिब देखने लग जाते हैं, जबकि एक तीरंदाज छुपकर सलाहुद्दीन अय्यूबी का निशाना ले रहा होता है। उधर बादशाह बाल्दन नूरुद्दीन जंगी से कहता है, तुम लोगों को लगा कि तुम ये हमला हमसे छुपा लोगे, लेकिन हमने बहुत जल्द पकड़ लिया। अभी तक तुम इस जाल में कामयाब नहीं हो सके। तुमने जिस बेटे पर इतना ज्यादा भरोसा किया उसकी कमजोरी आया है, उसके पीछे मत जाओ, आओ हम दोनों हुक्मरान इस मसले को आपस में हल करें। तो नूरुद्दीन जंगी गुस्से से कहते हैं, मैं अपने सामने एक हुक्मरान नहीं देख रहा, बल्कि एक ऐसे जालिम को देख रहा हूँ जो मुझे हज के रास्ते को खून से रंगने की धमकी देता है। तुम्हें उसका बदला जरूर मिलेगा। यह सुनकर बादशाह बाल्दन कहता है, एक शहजादी है और दूसरा सलेबियों का उस्ताद आज़म, इसकी अदायगी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल साबित होगी। उन्हें अपने बेटे से लेकर मेरे हवाले कर दो, अपनी रियासत और हज के रास्ते के बारे में सोचो। नीचे सलाहुद्दीन अय्यूबी गैब्रियल से कहते हैं, मेरे पास अस्कलान के बदले में इंतहाई कीमती कैदी हैं, अस्कलान लिए बगैर मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, या तो अस्कलान या फिर तुम्हारी महबूबा और उस्ताद आज़म, अपनी पसंद का इंतखाब करो। इस पर उस्ताद आज़म कहता है, वही करो जो एक जंगजू की बहादुरी तकाजा करती है। यह सुनते साथ ही गैब्रियल और उसके साथी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी पलक झपकते साथ ही उनके दाएं बाएं पहुंच जाते हैं। गैब्रियल कहता है, बात खत्म हो गई सलाहुद्दीन, हम ये तलवार से हल करेंगे, मैं और तुम आमने सामने लड़ेंगे, जिसकी तलवार गालिब आ गई उसकी बात मानी जाएगी, हिम्मत है तो मेरा सामना करो। दोनों तरफ के सिपाही बहुत ज्यादा चौकस होते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैंने कसम खाई थी कि या तो मैं अस्कलान लूंगा या उसकी खातिर मर जाऊंगा, वक्त आ चुका है। इसके साथ ही वो दोनों अपने अपने सिपाहियों को पीछे कर देते हैं और गैब्रियल और सलाहुद्दीन अय्यूबी आमने सामने आ जाते हैं। इस मौके को देखकर वो तीरंदाज बिल्कुल चौकन्ना हो जाता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी ऐन उसके निशाने पर होते हैं। उधर जंगी महल में जमरत खातून मलका खातून से कह रही है, हमें भी अभी इल्म हुआ है मलका खातून, चले जो भी है, लेकिन आप फातिमा खातून पर इतना भरोसा करती हैं, उन्होंने आपसे ये बात कैसे छुपाई, मैं ये बात नहीं समझी। इसलिए मैं फातिमा खातून वहाँ आ जाती है। उन्हें देखकर बैरा कहती है, वो देखो आ रही है, इससे खुद पूछो। फातिमा खातून के करीब पहुंचते साथ ही सुल्ताना पूछती है, क्या मैंने ठीक सुना है? तो फातिमा खातून पूछती है, आपने क्या सुना? जवाबन सुल्ताना कहती है, क्या सलाहुद्दीन की रज़ाई मात तुम ही हो? क्या ये सच है? इस पर फातिमा खातून कहती है, मैंने उसे कुछ अरसे के लिए दूध पिलाया था, मुझे लगा आप जानती होंगी। उधर गैब्रियल सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला करने ही वाला होता है कि उस निकाब पोश का छोड़ा हुआ तीर गैब्रियल के कंधे में आ लगता है। यह देखकर शहजादी विक्टोरिया चिल्ला उठती है, गैब्रियल क्या तुम ठीक हो? इसके साथ ही गैब्रियल का कमांडर और सिपाही उसके पास आते हैं, जबकि उस निकाब पोश को यानी कि सुरैया खातून के खास सिपाही शाहसवार को देखकर सबको बहुत गुस्सा आता है। इस हरकत पर सलाहुद्दीन अय्यूबी भी बहुत गुस्से में सुरैया खातून की जानिब देखने लग जाते हैं। सलेबी सिपाही शाहसवार के पीछे भाग पड़ते हैं तो उस्ताद आज़म उन्हें रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, ये एक जाल। उस्ताद आज़म की बात सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हमने ये जाल नहीं बिछाया। तो गैब्रियल कहता है, मैंने तुम्हें बहादुरी से लड़ने का मौका दिया सलाहुद्दीन, लेकिन ऐसा करके तुमने ये मौका जाया कर दिया। मैं तुमसे अपना इंतकाम भी लूंगा और अपने प्यारों को भी तुमसे छीन लूंगा। फिर उस्ताद आज़म और विक्टोरिया को देखने के बाद कहता है,
हम पीछे हटेंगे। इसके साथ ही गैब्रियल सिपाहियों के साथ पीछे हट जाता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से में शाहसवार शाहसवार पुकारते ही चले जाते हैं। ऊपर एक सिपाही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से कहता है, मेरे सुल्तान वो पीछे हट रहे हैं। यह सुनकर बादशाह बाल्दन कहता है, तुम्हारे लिए मैं हज का रास्ता छोड़ने वाला था सुल्तान नूरुद्दीन, लेकिन तुमने अपने बेटे पर भरोसा करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके किए की सजा तुम्हें मिलेगी। हज के रास्ते को खून से रंग दूंगा। तो नूरुद्दीन जंगी कहते हैं, तुम जाकर गैब्रियल से हिसाब लो जो कैदियों को बचा नहीं सका, और अगर तुमने खून का एक कतरा भी बहाया तो तुम फिर कभी कैदियों को नहीं देख सकोगे। उधर सुल्ताना फातिमा खातून से कह रही है, क्या तुमने मेरे एतमाद का ये बदला दिया? मैं तुम्हें अपने खानदान में से एक समझती थी, लेकिन तुम मुझसे कई सालों तक ऐसी बात कैसे छुपा सकती हो? जवाबन फातिमा खातून कहती है, ऐसा करने की कोई खास वजह नहीं है, मेरा यकीन करें मैं समझती थी कि आप जानती होंगी। यह सुनकर बैरा कहती है, फातिमा खातून भी ठीक कह रही है, इसे क्या मालूम कि ये बात सुल्तान ने अपनी खातून से छुपाई है। तो सुल्ताना कहती है, इसके पीछे चाहे जो भी वजह हो, अब मैं सुल्तान नूरुद्दीन के पास जाकर हकीकत मालूम करूंगी। अगर इसके पीछे कोई बड़ी हकीकत हुई तो तुम्हें सजा मिलेगी। फातिमा शाहसवार घोड़ा दौड़ाता हुआ कारगाह में पहुंचता है और खौफ के मारे तेजी से मुंह धोने लग जाता है। ये देखकर अस्मा खातून उसके पास आकर पूछती है, खैर तो है, तुम किसे सबक सिखा के आ रहे हो? जवाबन शाहसवार कहता है, गैब्रियल, मैंने उसे तीर मारा है। यह सुनकर अस्मा खातून बहुत खुश होती है और कहती है, अस्कलान के बहादुर, क्या वो कुत्ता मर गया? उसके जवाब देने से पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी सुरैया खातून और अपने साथियों के साथ वहाँ पहुंचते हैं और घोड़े से उतरने के बाद सीधे शाहसवार के पास आकर उसे गिरबान से दबोच लेते हैं। फिर कहते हैं, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ऐसा करने की? ये देखकर अस्कलान के सिपाही सलाहुद्दीन अय्यूबी की जानिब बढ़ते हैं तो सिपाही पारस उनसे कहता है, मेरा दिमाग पहले ही बहुत घुमा हुआ है, ये ना हो कि तुम लोग मेरे गुस्से की जद में आ जाओ। जबकि अस्मा खातून सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहती है, दुश्मन पर वार करना कब से हकीर समझा जाने लगा, इसने उस कुत्ते को मारकर अच्छा किया, इसने वो किया जो तुम नहीं कर पा रहे। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी चिल्लाते हुए कहते हैं, मैं गैब्रियल का काम तमाम करके अस्कलान वापस लेने वाला था, मैं आपके वतन को वापस लेने वाला था, लेकिन इस बेवकूफ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, इसने मुझे और आपको धोखा दिया। फिर शाहसवार से पूछते हैं, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि हम जाल बिछा रहे हैं? शायद ये भी तुम्हारी ही हमाकत होगी जिसकी वजह से गैब्रियल वहाँ पहुंचा। तो शाहसवार कहता है, जब मैंने सुरैया खातून को कबीले से निकलते हुए देखा तो मैंने इनका ताकुब किया, मैं ऐसे वहाँ जा पहुंचा। सलाहुद्दीन अय्यूबी से छोड़ते हुए कहते हैं, इसे ले जाकर शाम के जिंदान में फेंक दो, शायद इसे होश आ जाए। यह सुनकर उनके सिपाही आगे बढ़ते हैं तो अस्मा खातून कहती है, जंगी के बेटे दस्तूर, अस्कलान कबीले के लोगों को अस्कलान ही सजा दे सकता है। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हम उनको सजा देते हैं जो गलती करते हैं। तो सुरैया खातून कहती है, क्या कसूरवार सिर्फ हम ही हैं? हमने आपकी हर बात पर भरोसा किया, लेकिन आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये वाज़ेह था कि वो अस्कलान वापस नहीं देंगे, आप सिर्फ खलील को ही बचा लेते। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैंने कैदियों को पकड़ा है तभी खलील भी महफूज है, उन कैदियों की बदौलत में अस्कलान और खलील दोनों वापस लूंगा। क्या तुम अभी तक नहीं समझ पा रही? जवाबन सुरैया खातून कहती है, देखें, अगर आप शाहसवार को लेकर जाएंगे तो पूरा कबीला बगावत करेगा, जो कुछ होगा उसे कोई नहीं रोक सकेगा। अपने गुस्से की वजह से हमें एक दूसरे के खिलाफ ना करें। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, बात गुस्से की नहीं है, अगर शाहसवार यहाँ पे होगा तो गैब्रियल बदला लेने के लिए कबीले पर हमलावर होगा। जब आप लोग खतरे में होंगे तो ये बात हमारी राह में रुकावट बनेगी। आपसे अस्कलान वापस लेने तक किसी भी रुकावट को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी सिपाहियों के साथ शाहसवार को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। उधर गैब्रियल जब अस्कलान शहर पहुंचता है तो बादशाह के सिपाहियों ने पूरे शहर को कब्जे में लिया होता है और बादशाह बादन के सिपाही गिरफ्तार करके गैब्रियल के सिपाहियों को ले जा रहे होते हैं। गैब्रियल के पूछने पर एक सिपाही कहता है, बादशाह के आदमी ने अस्कलान पर कब्जा कर लिया है। ये सुनते साथ ही गैब्रियल तेजी से कमांडर के पास जाता है और पूछता है, इसका क्या मतलब है? मेरे सुलेबी जंगजू कहाँ है? जवाबन कमांडर कहता है, हमने आपके सुलेबी जंगजू को कैद कर लिया है। बादशाह बाल्दन के हुक्म के मुताबिक अस्कलान अब से हमारे कब्जे में है। यह सुनकर गैब्रियल कहता है, अस्कलान को कोई मुझसे नहीं छीन सकता। इसके साथ ही वो सब तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। तो वहाँ पे पहुंचने वाला बादशाह कहता है, रुक जाओ गैब्रियल। जवाबन गैब्रियल कहता है, मैं जब तक इस जिल्लत को खत्म ना कर दूं तब तक तो बिल्कुल नहीं। बाल्दन उसकी जानिब बढ़ते हुए कहता है, हकीकत में हमारी जिल्लत का बाइस तुम हो। तुम मेरी बहन विक्टोरिया को सलाहुद्दीन से ना बचा सके। एक जंगजू जो ये ना कर सका, क्या वो अस्कलान को काबू करने के लायक हो सकता है? जवाब में गैब्रियल कहता है, मैं अगर जख्मी ना होता तो सलाहुद्दीन को मारकर उन्हें हासिल कर लेता। इस पर बाल्दन कहता है, उस लम्हे तक पहुंचने से पहले ही तुम्हें उन्हें बचा लेना चाहिए था। तो गैब्रियल कहता है, उसने मुझसे अस्कलान मांगा, क्या मैं उसे दे देता? अगर आज हमने अस्कलान दे दिया तो वो कल कुछ भी ले जाएंगे। इसलिए ये सलाहुद्दीन अस्कलान को बहुत ज्यादा अहमियत देता है। ये सिर्फ मेरा किला नहीं है जिसकी मैं हिफाजत करने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि आपका तख्त भी तो है। आप मुझसे किस लिए जवाब तलब कर रहे हैं? तो बाल्दन कहता है, तुम्हारी गलती को कोई चीज नहीं छुपा सकती। मेरी बहन वहाँ कैद है और तुम उसे नहीं बचा सके। यह सुनकर गैब्रियल कहता है, आपकी बहन ही वो औरत है जिससे मैं प्यार करता हूँ और दूसरे मेरे उस्ताद आजम है। आपको क्या लगता है कि मैं उन्हें उनके हाथों में छोड़ दूंगा? मुझे मौका दें, मैं अपने दिल में लगी मोहब्बत की आग और अपनी मुबारक तलवार की कसम खाता हूँ कि मैं उन्हें बचाऊंगा। कुछ देर सोचने के बाद बाल्दन कहता है, अब मैं जा रहा हूँ। अगर कल तक तुम विक्टोरिया को ना बचा सके तो वापस आकर मैं अस्कलान तुम्हारे हाथों से छीन लूंगा, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ये कहते साथ ही बाल्दन सिपाहियों के साथ चला जाता है। उसके जाने के बाद गैब्रियल का कमांडर उससे कहता है, जनाब बादशाह ने हमारे अज़ाइम पर वार करने की कोशिश की है, बहरहाल सुलेबी कौंसिल नाराज होगी, हमारी साख कमजोर हो गई है। तो गैब्रियल कहता है, उन्होंने अभी तक मेरी हकीकी ताकत नहीं देखी। मैंने अपने भाई ग्रिगोर को पैगाम भेजा है, वो अपने तमाम जंगजू के साथ यहाँ आएगा। अब हम शाम पर अपनी तलवारें गिराएंगे, सब तैयार हो जाओ। इधर सुल्तान महल में दाखिल होते साथ ही शेरको से पूछते हैं, जब हमने इतनी राजदारी से ये काम किया था तो कोई कैसे आकर हमला कर सकता है? कोई आकर गैब्रियल को कैसे मार सकता है? ये कैसे कमजोरी है शेरको? जवाबन शेरको कहता है, अस्कलान वालों में से किसी ने तीर मारा मेरे सुल्तान, इसका हिसाब। तो सुल्तान उन्हें खामोश करवाते हुए कहते हैं, सबसे पहले तो सलाहुद्दीन मुझे हिसाब देगा। वो कैदियों के साथ जहाँ भी गया है उसे ढूंढ कर जल्दी से मेरे पास लाओ। इसलिए मैं नसरुद्दीन अपने बेटे के साथ वहाँ आता है और कहता है, मेरे सुल्तान आपने मलिक सलाहुद्दीन को सजा दी थी, लेकिन उसने विक्टोरिया और उस्ताद आजम के काफिले पर हमला किया है। तो सुल्तान कहते हैं, उसे ये हुक्म मैंने दिया था, मैं भी उसके साथ था। तो इज्जतुद्दीन एकदम से पूछता है, चचा क्या आपने उसे पकड़ लिया? इज्जतुद्दीन के इस तरह पुकारने पर सुल्तान गुस्से से उसे देखते हैं। तो फिर वो अदब से मेरे सुल्तान पुकारता है। फिर नसरुद्दीन पूछता है, मेरे सुल्तान क्या बादशाह बाल्दन हज का रास्ता छोड़ने पर राजी हो गया है? जवाबन सुल्तान कहते हैं, अभी तक नहीं, कोई मुआहदा तय नहीं पाया। इस पर नसरुद्दीन कहता है, माफ कीजिएगा सुल्तान, लेकिन अगर आप इतनी कमजोरी दिखाएंगे तो फिर कामयाबी को यकीनी बनाना नामुमकिन है। तो सुल्तान कहते हैं, मैं हर चीज का हिसाब लूंगा, इन हादसात का जिम्मेदार जो भी हो उसे सजा
सजा जरूर दी जाएगी ताकि सारे जहां के लिए इबरत का निशान बन सके। ये कहते साथ ही सुल्तान तेजी से दीवान की जानिब चल पड़ते हैं। रास्ते में आने वाली सुल्ताना कहती है, सुल्तान मैं एक निजी मामले पर आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। जवाबन सुल्तान कहते हैं, मलका इस वक्त नहीं, मेरे पास अभी ज्यादा अहम मामलात हैं, बाद में। ये कहते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ने लगते हैं तो सुल्ताना कहती है, ये भी जरूरी है, खानदान की फिक्र करना भी जरूरी है। जवाबन सुल्तान कहते हैं, मेरे पास आप या आपके खानदान की परवाह करने का बिल्कुल कोई वक्त नहीं, हम इस वक्त रियासती मामलात में उलझे हुए हैं। फिर सुल्तान वजीर से कहते हैं, अमाद जब तक कोई हुक्म ना दूं कोई भी मेरे पास कोई और मामला लेकर ना आए। ये कहते साथ ही सुल्तान दीवान की जानिब चले जाते हैं। जबकि बाहर सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे ही महल में दाखिल होते हैं तो इज्जतुद्दीन कहता है, सलाहुद्दीन तुम कैदी नहीं लाई या फिर उन्हें गैब्रियल को वापस दे आए हो। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं उन्हें उस रास्ते से नहीं लाया जिसे सब जानते हो ताकि वो पकड़े ना जाएं। इस पर इज्जतुद्दीन कहता है, शाम को जाने वाले कितने रास्ते हैं, मशरिक मगरिब शमाल जनूब, बासलाहियत कमांडर की तरह बनने की कोशिश ना करो, मेरे ख्याल में थोड़ी देर हो गई है। इसलिए में वजीर हमाद आकर शहजादे से कहते हैं, कैदियों को पेश करने, उनकी सलामती के लिए रास्ते का इंतखाब करने और इताहत की तैयारी हो चुकी है। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं कैदियों को हरमौन पहाड़ के रास्ते से लाऊंगा, सिपाहियों की जरूरत नहीं है, मैंने जरूरी एहतियाती तदबीर इख्तियार कर ली, सिर्फ आला सतह के रियासती अरकान का ये जानना काफी है। फिर इज्जतुद्दीन से कहते हैं, जिन कमांडरों का तुमने जिक्र किया है सिर्फ वो जानते हैं कि मैं किस रास्ते से कैदी लाऊंगा, तुम जैसे दूध पीते बच्चे नहीं जानते जो बस महल में पड़े रहते हैं। तो इज्जतुद्दीन कहता है, माफ करना बहादुर कमांडर, लेकिन मैं अपनी रियासत के लिए परेशान हूँ क्योंकि हमले के मुकाम पर हर किस्म की गफलत बढ़ती जा चुकी है, हर बार कोई न कोई कमी तो रह जाती है। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, इज्जतुद्दीन फिक्र ना करो, ये कमजोरी थी या फिर गद्दारी, ये तो वक्त ही बताएगा। ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी भी दीवान की जानिब चले जाते हैं। उधर दीवान में सुल्तान बहुत बेचैन है और सलाहुद्दीन अय्यूबी के आते साथ ही कहते हैं, हम वहाँ दुश्मन के हिसाब करने गए थे लेकिन उल्टा तुम ही से हिसाब की नौबत आ गई है सलाहुद्दीन, मामलात इस मुकाम तक कैसे पहुंचे। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मेरे सुल्तान मुझे वो जल्दी मिल जाएगा जो आप चाहते हैं, मैंने गैब्रियल से अस्कलान के लिए। तो सुल्तान उनकी बात काटते हुए कहते हैं, अस्कलान के लिए। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मैंने उसे शहजादी विक्टोरिया और उस्ताद आजम के बदले अस्कलान मांगा लेकिन उसने मजामत की। इस पर सुल्तान कहते हैं, फिर तुम्हें हज के रास्ते पर राजी हो जाना चाहिए था, तुम्हें उस रास्तों के बारे में मुआयदा किए बगैर वापस नहीं आना चाहिए था, तुम खाली हाथ कैसे वापस आ सकते हो सलाहुद्दीन। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मेरे सुल्तान हमारे पास जो कैदी है वो गैब्रियल के लिए बहुत ज्यादा कीमती है, उसे हमारे पास आना होगा, आज नहीं तो कल। तो सुल्तान कहते हैं, हमारे लिए जो अहम है वो हज का रास्ता है, तुम ये कब समझोगे। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अगर आप उनके साथ ये मुआयदा करते भी हैं तो क्या आप ये समझते हैं कि जब तक आप अस्कलान से दूर रहेंगे हज का रास्ता महफूज रहेगा, वो उसे तब भी महफूज नहीं रहने देंगे। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, अच्छा तो क्या तुम इस वजह से जो कुछ बचा है उसे भी खोना चाहते हो। शहसवार वहाँ पे हमले की जगह पर कैसे पहुंचा जबकि ये बात हमने सबसे छुपा के रखी थी और गैब्रियल को कैसे पता चली, ऐसा कैसे हो सकता है। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं इज्जतुद्दीन एक शख्स के साथ बैठा जुआ खेल रहा होता है, इसलिए में एक निकाबपोश शख्स वहाँ पे पहुंचकर उसके सिपाहियों पर टूट पड़ता है और जल्दी उन्हें मारने के बाद अपना खंजर इज्जतुद्दीन के गले पर तान लेता है। इज्जतुद्दीन डरते डरते पूछता है, कौन हो तुम। तो गैब्रियल चेहरा अयां कर देता है और उसके इशारे पर वहाँ मौजूद शख्स चला जाता है। गैब्रियल कहता है, इज्जतुद्दीन डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हूँ। उधर सुल्तान पूछ रहे हैं, शाहसवार ने सुरैया खातून का ताकुब किया और वहाँ पहुंच गया। हाँ, वो लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही थी, तुम उसे इतनी अहम जगह पर कैसे ले जा सकते हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी का झुका हुआ सर देखकर सुल्तान उठाते हैं और कहते हैं, मेरी आंखों में देखो, मैं तुम्हारा बाप और अच्छे से समझ सकता हूँ कि मेरे बेटे के दिल में क्या चल रहा है, तुम्हारा सुरैया खातून की तरफ बढ़ना तुम्हारे अंदर कमजोरी पैदा कर रहा है। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी एकदम से कहते हैं, हरगिज नहीं सुल्तान, मेरी कोई कमजोरी नहीं है, मुझे सिर्फ उसके भाई और वतन के लिए उस पर तरस आता है। तो सुल्तान कहते हैं, तुम उसकी कमजोरी पर रहम करने के बजाय उस कमजोरी का पता लगाओ, गैब्रियल को ये सब कैसे मालूम हुआ इसका पता लगाओ। इस सब के बाद सलाहुद्दीन अगर गैब्रियल आया और उसने कैदियों को अपने साथ ले जाना चाहा तो मैं कैदियों के हवाले कर दूंगा बगैर कोई और गलती किए, फौरी तौर पर कैदियों को यहाँ महल में लाओ। मैंने कहा फौरन। उधर गैब्रियल इज्जतुद्दीन से कहता है, तुम्हारे बाबा ने मेरी पेशकश कबूल नहीं की लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में चमक देख रहा हूँ, तुमने सलाहुद्दीन के खिलाफ जो मेरा साथ दिया है तुम उससे कभी इंकार नहीं कर सकते। इसके साथ ही गैब्रियल इज्जतुद्दीन का तीर उसे दिखाते हुए कहता है, ये तुम्हारा भेजा हुआ तीर है। तो इज्जतुद्दीन घबराते हुए कहता है, ठीक है इसे पीछे करो, सलाहुद्दीन तुम्हारे कैदियों को महल में नहीं लाया, उसने कहा है कि वो उन्हें हरमौन पहाड़ से जंगल के रास्ते से ला रहा है। गैब्रियल खुश होते हुए पूछता है, सलाहुद्दीन कहाँ है। जवाब में इज्जतुद्दीन कहता है, वो इस वक्त शाम में है, तुम उसके शाम से निकलने से पहले ही उन्हें बचा सकते हो। यह सुनते साथ ही गैब्रियल इज्जतुद्दीन का तीर लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों से कह रहे हैं, सुल्तान कैदी चाहते हैं और वो उन्हें हज के रास्ते के बदले उनके हवाले करेंगे। तो अहमद कहता है, लेकिन बदले में हम हज के रास्ते और अस्कलान दोनों को बचा सकते हैं। फिर पारस पूछता है, क्या हमारी तमाम कोशिशें रायगा जाएंगी। इसके बाद इब्राहिम पूछता है, हम क्या करने जा रहे हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हम कैदियों को लाएंगे लेकिन उससे पहले हम एक जरूरी काम करेंगे। जबकि महल में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी तीरंदाजी की मशक कर रहे होते हैं, इसलिए हमें सुल्तान वहाँ आती है। उन्हें देखकर सुल्तान वजीर से कहते हैं, सलाहुद्दीन कैदियों को यहाँ लाने वाला है, जरूरी तैयारियां करो। वजीर के जाने के बाद सुल्ताना सुल्तान के पास आकर पूछती है, सलाहुद्दीन फातिमा खातून सलाहुद्दीन की रजाई माँ है, क्या ये सच है। जवाबन सुल्तान कहते हैं, हाँ सच है। ये सुनते साथ ही सुल्ताना पूछती है, नूरुद्दीन क्या अब ये बातें मुझे आपके बजाय दोस्तों से पता चलेंगी। इस पर सुल्तान कहते हैं, बात आपको मुझसे पता चले या किसी और से, इससे क्या फर्क पड़ता है। यह सुनकर सुल्ताना कहती है, नूरुद्दीन ये एक राज था, सलाहुद्दीन को भी ये बात अभी पता चली है। फातिमा खातून हमारे करीबी लोगों में से एक है, इसके पीछे क्या बात है जो आपने इतने साल ये बात छुपाई। तो सुल्तान एकदम से कहते हैं, इसके पीछे क्या हो सकता है, जब सलाहुद्दीन छोटा था तो उन्होंने उसे दूध पिला दिया, बस बात खत्म, बात को तूल मत दो। तो सुल्ताना कहती है, मैं कोई आपके सिपाही नहीं हूँ, मैं इस चेहरे को इन आंखों को जानती हूँ, आखिर इसके पीछे क्या छुपा है। आप जो कुछ बोल रहे हैं आपके अल्फाज उसकी तस्दीक नहीं करते। तो सुल्तान गरजते हुए कहते हैं, बस बहुत हो गया, मैं किसी से कुछ नहीं छुपा रहा, मुझे बहुत सी फिक्र लाहक है, मुझे अपने वहम से मजीद परेशान। जंगल में सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही एक बगी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जबकि सुलभी सिपाही गात लगाए मौजूद हैं। सुलभी सिपाहियों का कमांडर कहता है, तैयार हो जाओ। उसके ये कहते साथ ही सब तीर तान लेते हैं। कमांडर मजीद कहता है, हम शहजादी विक्टोरिया और उस्ताद आजम को लेकर जाएंगे, आगे बढ़ो। इसके साथ ही सुलभी सिपाही उन पर तीर बरसा देते हैं। तीर लगते साथ ही वो सब गिर जाते हैं
जबकि गैब्रियल कमांडर के साथ दूर खड़े होकर इस सारे मंजर को देख रहा होता है और कहता है इज्जतुद्दीन ने जो कहा था वो सच निकला, तुम इस बार बुरी तरह हार गए सलाहुद्दीन। सबको मारने के बाद सुलेबी कमांडर आगे बढ़ता है और एक सिपाही से कहता है शहजादी विक्टोरिया और उस्ताद आजम को लेकर आओ। यह सुनकर सिपाही जैसे ही बगी के पास जाकर दरवाजा खोलता है, अंदर से निकलने वाला पारस का कुल्हाड़ा उसके सर में गाड़ दिया जाता है। देखते ही देखते तीर लगने वाले सिपाही उठ खड़े होते हैं और कपड़ों के अंदर मौजूद लकड़ियां निकाल फेंकते हैं। पारस भी बगी से कूद जाता है, जबकि सलाहुद्दीन यूबी अपने बाकी साथियों के साथ एक जानिब खड़े होकर इस सारे मंजर को देख रहे होते हैं। फिर कहते हैं तुम मेरे जाल में फंस गए हो गैब्रियल। उधर इस मंजर को देखकर कमांडर गैब्रियल से कहता है यह सलाहुद्दीन का जाल था। पारस चिल्ला उठता है हमला करो। बस उसके ये कहने की देर थी कि जंगल में एक शदीद जंग शुरू हो जाती है। सलाहुद्दीन यूबी के सिपाही सुलेबी सिपाहियों को बेदर्दी से काटना शुरू कर देते हैं और कुछ पल के बाद उन सबको मार डालते हैं। पारस एक सिपाही को जिंदा गिरफ्तार कर लेता है। महल में मलका बेचैन होते हुए अपनी मुलाजमा से कहती है फातिमा नूरुद्दीन सब झूठ बोल रहे हैं। सलाहुद्दीन की रज़ायत का मसला कोई मामूली मसला नहीं है, इसके पीछे एक राज है। तो मुलाजमा पूछती है क्या हो सकता है। जवाबन मलका कहती है चूंकि इसे बहुत ज्यादा छुपाया गया है, ये वो राज है जो बहुत कीमती है। जो भी इस राज तक पहुंचा वो हमें तबाह कर सकता है। बैरा ने यकीनी तौर पर इसको समझा और इस मसले का ताकुब किया, इसलिए हमें बैरा से पहले इस राज को जानना होगा। उधर जंगल में पारस सुलेबी सिपाही को सलाहुद्दीन यूबी के सामने बिठाता है और सलाहुद्दीन यूबी उससे पूछते हैं गैब्रियल कहाँ है, वो क्यों नहीं आया। तो सिपाही कहता है मैं नहीं जानता। फिर सलाहुद्दीन यूबी पूछते हैं गैब्रियल के लिए काम करने वाला गद्दार कौन है, उसे किसने खबर दी कि हम यहाँ से कैदियों को लेकर जाएंगे। मगर वो सिपाही जवाब देने से पहले ही दम तोड़ जाता है और पारस कहता है अगर हम गैब्रियल को पकड़ने में कामयाब हो गए तो ये मालूम हो जाएगा कि गद्दार कौन है। इस फंदे का फायदा क्या हुआ मलिक हजरत। इसके साथ ही सलाहुद्दीन यूबी उस लम्हे को याद करते हैं जब उन्होंने सुल्तान से कहा था ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि गद्दारी है और ये रियासत के अंदर से हुई है। यहीं से किसी ने गैब्रियल को हमले का पैगाम भेजा। तो सुल्तान ने परेशान होते हुए कहा था अभी तक हम में से कोई गद्दार नहीं निकला, मैं बगैर सबूत के इस पर यकीन नहीं कर सकता सलाहुद्दीन। तो सलाहुद्दीन यूबी ने कहा था मैं ये साबित करने के लिए कैदियों को महल में नहीं लाया था, सिर्फ रियासत के आला उहदेदार इससे वाकिफ है कि मैं उन्हें वहाँ से लाऊंगा। अगर गैब्रियल वहाँ पहुंच जाता है तो ये वाज़ेह हो जाएगा कि अंदर की मालूमात बाहर भेजी गई है। इस ख्याल के बाद सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं मैंने अपने सुल्तान से कहा था कि मैं साबित करूंगा कि हमारे दरमियान कोई गद्दार है। अब ये वाज़ेह है कि रियासत का कोई आला उहदेदार गद्दार है। गैब्रियल ने एहतियात से काम लिया और खुद नहीं आया। अब उसे एहसास हुआ है कि वो फंस गया है। उधर गैब्रियल कहता है मेरा ख्याल है वो मुझे पकड़ने वाला था ताकि वो सब कुछ ले सके जो वो चाहता है। तो कमांडर कहता है जनाब हम शहजादी और उस्ताद आजम को नहीं बचा सके, बादशाह बालदर ने कल तक का वक्त दिया था, पूरा मामला आप पर आएगा, हम क्या करेंगे। तो गैब्रियल कहता है इज्जतुद्दीन ने मुझसे झूठ बोला, उसने मुझे सलाहुद्दीन के जाल में भेज दिया। पहले महल में जाकर अपने हिसाब किताब करूंगा, उसका सर कटवाऊंगा, फिर जो जरूरी होगा करूंगा। इधर शहनशाह घर में बैठा शराब पी रहा होता है और नशे में कहता है मेरे भाई ने इस रियासत के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन हर कोई खाता है पीता है और सो जाता है। गद्दारों और नाशुक्रे लोगों, तुम जो खाते पीते हो वो तुम्हारे लिए हराम है। इसलिए अयूब भी वहाँ आते हैं और इस मंजर को देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। अयूब भी गरजते हुए कहते हैं क्या तुमने इसे दोबारा पिया है, तुमने कितनी बार वादा किया है, तुम इस हराम चीज को कैसे पी सकते हो। ये कहते साथ ही वो शराब वाला बर्तन तोड़ डालते हैं और तुरान शाह कहता है आपकी वजह से बाबा। जवाबन अयूब भी कहते हैं होश करो होश, तुम बगैर शर्म के अपने गुनाहों का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। जवाबन तुरान शाह कहता है क्या आपने हमेशा मुझे पीछे नहीं रखा बाबा, क्या आपने मुझ पर सलाहुद्दीन को फौकियत नहीं दी बाबा। लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि आप देखेंगे कि मैं अपने भाई का इंतकाम लूंगा, आप देखेंगे कि तुरान शाह कौन है बाबा। ये सुनकर अयूब भी कहते हैं क्या तुम जानते भी हो कि सलाहुद्दीन कितनी कोशिश करता है, आज उसने 2 कैदी पकड़े हैं, वो जल्दी अस्कलान और शहनशाह का इंतकाम लेगा। इस पर तुरान शाह कहता है फिर उसे इंतकाम लेने दे, वो कैदियों को कत्ल करके गैब्रियल के पास छोड़ आएगा। आप उन चीजों के बारे में सोच भी नहीं सकते बाबा, सलाहुद्दीन कुछ नहीं कर सकता, मैं ये ख्वाब अपनी आंखों से पहले ही मिटा चुका हूँ। तो अयूब भी गुस्से से कहते हैं बहुत हो गया तुरान शाह, उसके साथ रहो, अपने दरमियान नफरत मत फैलाओ। जवाबन तुरान शाह कहता है क्यों बाबा, आखिर क्यों आप सलाहुद्दीन का इतना दिफा क्यों करते हैं, वो कौन है बाबा, ये सलाहुद्दीन कौन है। तो अयूब भी चिल्लाते हुए कहते हैं क्योंकि वो तुम्हारा भाई है। ये सुनकर तुरान शाह का मुंह खुला का खुला रह जाता है और अयूब भी एकदम से बात पलटते हुए कहते हैं रजाई भाई, वो तुम्हारा रजाई भाई है, भाइयों के दरमियान फासले ना बढ़ाओ तुरान शाह। ये सुनकर तुरान शाह कहता है मेरा भाई मट्टी के नीचे पड़ा है बाबा, आपका रजाई बेटा आपके लिए ही काफी है। ये कहते साथ ही तुरान शाह जाने लगता है तो अयूब भी उसे बाजू से पकड़ते हुए कहते हैं हमारे लिए परेशानी का बाइस मत बनो, जाओ और तौबा करो, गुस्से को फेंक दो और तमीज से बात करो, बसूरत देकर तुम दोबारा कभी अपने घर में कदम नहीं रख सकोगे। इस पर तुरान शाह कहता है फिक्र मत करें बाबा, मैंने भाई की मैयत पर कसम खाई थी, मैं उसका इंतकाम लिए बगैर वापस नहीं आऊंगा। ये कहते साथ ही तुरान शाह चला जाता है। उधर जंगी महल में इज्जतुद्दीन बैरा खातून के साथ आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ते हुए कहता है कैदी सलाहुद्दीन के लिए परेशानी का बाइस बनेंगे, उसका तख्त उलटना करीब है, फिर मेरा इंकलाब शुरू हो जाएगा। सीढ़ी उतरने के बाद वो जैसे ही नीचे पहुंचते हैं तो सामने सलाहुद्दीन यूबी शहजादी विक्टोरिया और उस्ताद आजम को लिए खड़े होते हैं। उन्हें देखते साथ इज्जतुद्दीन हैरान परेशान होते हुए कहता है शहजादी विक्टोरिया और उस्ताद आजम आ गए हैं। उसे इस तरह से देखकर सलाहुद्दीन यूबी पूछते हैं तुम हैरान क्यों, क्या तुम्हें तवक्को थी कि मैं इन्हें खो दूंगा। यह सुनकर इज्जतुद्दीन कहता है गैब्रियल जैसा आदमी, मैं सोच रहा था कि वो ऐसा कुछ कैसे होने दे सकता है। तो सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं सिर्फ आला उहदेदार ही जानते थे कि हम किस रास्ते से आए हैं, इसमें तुम भी शामिल हो इज्जतुद्दीन। किसी ने गैब्रियल को इशारा दिया था जिसकी वजह से वो खुद जाल में फंस गया, जल्द ही सब कुछ सामने आ जाएगा। उधर अस्कलान कबीले में अमीर मंसूर से हथियाब होने के बाद खेमे से बाहर आकर पूछते हैं वो सलाहुद्दीन कौन है, वो शाहसवार को गिरफ्तार करके ले गया। हाँ फिर तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। जवाबन सुरैया खातून कहती हैं मैंने अपनी पूरी कोशिश की बाबा, लेकिन शाहसवार ने जो किया वो नाकाबिले माफी था, उसकी फिक्र ना करें, जाहिर है सलाहुद्दीन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो अमीर मंसूर कहते हैं इससे ज्यादा नुकसान क्या होगा, वो हमारे आदमी को ले गया, तुम फिर भी बेशर्मी के साथ उस पर भरोसा करती हो। इसके बाद अस्मा खातून कहती है वो ये समझता है कि वो काफिरों के कैदी गिरफ्तार करके बड़े काम कर रहा है, बदले में वो अभी तक खलील को नहीं बचा सका। तो सुरैया खातून कहती है उसने कहा है कि उसने ये अस्कलान के लिए किया है। इस पर अमीर मंसूर कहते हैं उसकी वजह से आज अस्कलान इस हालत में है, अगर उनकी नीयतें खालिस होती तो नूरुद्दीन जंगी शुरू से ही फौज भेज देता। अब जब उन्हें मौका मिला है तो वो हमसे छीन कर उसे अपनी मलकियत बना लेंगे। अपने वतन के लिए अब जो कुछ करना है मैं करूंगा, मैं शाम जाऊंगा और उनके हाथ से शाहसवार को ले आऊंगा, सब जान लेंगे कि अमीर
मंसूर अभी जिंदा है। उधर महल में सलाहुद्दीन अय्यूबी कैदियों को लेकर सुल्तान के दीवान में दाखिल होते हैं तो सुल्तान कैदियों से उनका हाल अहवाल पूछते हैं। जवाबन विक्टोरिया कहती है, क्या आप रहम दिली के साथ अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं सुल्तान नूरुद्दीन? इस पर सुल्तान कहते हैं, रहम इंसाफ चूंकि आपके पास के नहीं है, यकीनन जब आप इन्हें दूसरों के पास देखते हैं तो आपको लगता है कि ये एक खेल है। इसके बाद उस्ताद आजम पूछता है, क्या आप वाकई ये समझते हैं कि गैब्रियल हमारे बदले आपको अस्कलान दे देगा? मैंने उस बच्चे की परवरिश की है जिसके बाबा को आपने बरसों पहले मारा था, आप उससे कुछ हासिल नहीं कर सकते सुल्तान नूरुद्दीन। फिर शहजादी विक्टोरिया कहती है, आपको लगता है कि सारा खेल आपके हाथ में है, लेकिन आपको यह एहसास नहीं कि आप किस किस्म की आग में गिर चुके हैं। जब तक हम यहाँ मौजूद रहेंगे आप कभी भी महफूज नहीं होंगे। हमें रिहा करें और इस जंग को रोक लें। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, ये जंग जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे खत्म होगी। कुद्स में जिन इस्लामी सरजमीनों पर तुमने कब्जा किया था वो वापस करोगे। उसके बगैर हम ना तो आराम से रहेंगे और ना ही तुम्हें आराम से रहने देंगे। जवाब में उस्ताद आजम कहता है, मुसलमान आज भी कुद्स का ख्वाब देखते हैं। सज्जों के मुनद्दम हो चुके हैं, अनातोलिया खंडरात बन चुका है, तमाम मुस्लिम अमीर खुद मुख्तारी से काम करते हैं। तुम मुसलमान बिखर गए, क्या तुम कुद्स को इस तरह लोगे? तो सुल्तान आगे बढ़ते हुए कहते हैं, ये वो खौफ है जो आपको ये बातें कहने पर मजबूर करता है, लेकिन खौफ से मौत का कोई ताल्लुक नहीं। अनकरीब मुसलमान एक ही मकसद के लिए इकट्ठे होंगे, वो मुत्तहिद होकर दोबारा कुछ पर इस्लाम का परचम बुलंद करेंगे। लेकिन डरो नहीं, हमारे लिए कैदी मेहमान की तरह है, उसके मुताबिक आपकी मेजबानी की जाएगी। चलो ले जाओ इन्हें सिपाहियों। इसके साथ ही वो सब पलट जाते हैं। सबके जाने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान से कहते हैं, हमने जो जाल बिछाया था वो कामयाब हो गया बाबा, गद्दार हमारे दरमियान मौजूद है। जबकि गैब्रियल सिपाहियों के साथ महल के बाहर पहुंचता है। जितना मेरे अय्यूब से पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो गैब्रियल कहता है, मैं उस्ताद आजम और विक्टोरिया को लेने आया हूँ, हमें वो दे दो जो हम चाहते हैं। तो हम राजी हैं, आप जो चाहते हैं उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो मुझे देना चाहिए। इस पर अमीर अय्यूब कहते हैं, तुम अस्कलान भी दोगे और मरोगे भी। यह सुनकर गैब्रियल कहता है, अस्कलान की जिद की वजह से तुम्हारे बेटे शहंशाह का इंतकाल हो गया, क्या तुम में से किसी ने सबक नहीं सीखा? यह सुनकर करीब में खड़ा तुरान शाह गुस्से से कहता है, तुमने मेरे भाई को मारा, मैं तुम्हारा सर तुम्हारे जिस्म से जुदा कर दूंगा गैब्रियल। ये कहते साथ ही वो दूरी से खंजर गैब्रियल की जानिब फेंक देता है और कमांडर गैब्रियल की जान बचाते हुए खंजर अपने जिस्म पर खा लेता है। ये देखकर अमीर अय्यूब गुस्से से तुरान शाह को पुकारते हैं, मगर तुरान शाह नहीं रुकता और लड़ाई में उतरते साथ ही गैब्रियल की तलवार उसके गले पर होती है। गैब्रियल उससे कहता है, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा हाल भी तुम्हारे भाई जैसा हो? जवाबन तुरान शाह कहता है, तो फिर मार डालो मुझे, अगर तुमने मुझे ना मारा तो मैं एक दिन तुमसे अपने भाई का इंतकाम जरूर लूंगा। यह सुनकर अय्यूब भी तुरान से कहते हैं, तुरान शाह होश में आओ, गैब्रियल तलवार नीचे करो। जवाबन गैब्रियल कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी तलवार नीचे रखूं तो सुल्तान नूरुद्दीन को पैगाम भेजो, मैं उसके लिए बहुत जरूरी खबर लेकर आया हूँ। अंदर दीवान में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से कह रहे हैं, मैंने ये रियासत बहुत मुश्किलों से कायम की है, मैंने सबके लिए बाप का किरदार अदा किया, सुल्तान का नहीं। मैं इस हकीकत को मान नहीं सकता कि हम में एक गद्दार है, मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, इसलिए मैं कैदियों को फौरन छोड़ना नहीं चाहता था बाबा, जब तक वो कह दें गैब्रियल जिद्दोजहद करेगा और इससे हमें सब कुछ पता चल जाएगा बशमूल गद्दार। इसलिए में अमाद वहाँ पे आते हैं और कहते हैं, गैब्रियल आया है, वो आपको कुछ मालूमात देना चाहता है। उसका कहना है कि ये बहुत गैब्रियल सुल्तान से मिलने के लिए जंगी महल से आगे बढ़ता है और गुस्से से बालाई मंजिल पर खड़े इज्जतुद्दीन की जानिब देखने लग जाता है। उधर दीवान में सुल्तान और बाकी लोग गैब्रियल का इंतजार कर रहे होते हैं। इसलिए में इज्जतुद्दीन आकर कहता है, अगर मुझे इजाजत हो तो मैं भी शिरकत करना चाहूंगा। इजाजत मिलने पर वो भी दीवान में खड़ा हो जाता है और गैब्रियल दीवान में दाखिल होता है। सुल्तान पूछते हैं, क्या है वो इतनी अहम मालूमात? जवाबन गैब्रियल कहता है, बदले में मुझे विक्टोरिया और उस्ताद आजम चाहिए। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, पहले बताओ देखते हैं ये मालूमात कितनी अहम है, क्या ये इतनी कीमती है कि हम उन्हें तुम्हें दे दें? इस पर गैब्रियल इज्जतुद्दीन की जानिब देखते हुए कहता है, मैं आपको कुछ नाम दूंगा और मुझे लगता है कि वो नाम कैदियों से ज्यादा कीमती है। नसरुद्दीन पूछता है, वो कौन से नाम है? जवाबन गैब्रियल कहता है, उन लोगों के नाम जो आपके तख्त को और शहर दमिश्क को जहन्नुम में बदल देंगे। उस्ताद आजम को कैद करने के बाद तमाम नाइट्स टेम्पर्स ने बगावत की, उसे बचाने के लिए वो दमिश्क में ऐसे हमले करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। वो इस पूरे शहर को जहन्नुम में बदल देंगे। मैं जानता हूँ कि वो कौन है और कैसे करेंगे और सिर्फ मैं ही उन्हें रोक सकता हूँ। बिलाशुबा ये विक्टोरिया और उस्ताद आजम के बदले में होगा। फिर इज्जतुद्दीन की जानिब देखते हुए उस लम्हे को याद करता है जब जंगल में इज्जतुद्दीन ने उससे कहा था, मैं कसम खाता हूँ कि मैं नहीं जानता था कि सलाहुद्दीन ने जाल बिछाया है। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ और सलाहुद्दीन की साख कमजोर करने के लिए मुत्तहिद हूँ तो मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरे बारे में सुल्तान को ना बताना गैब्रियल, मुझे एक और मौका दो, मेरा यकीन करो, मैं शहजादी विक्टोरिया और उस्ताद आजम को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। इस ख्याल के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम झूठ बोलते हो, ये मालूमात कहाँ अहम है? तो गैब्रियल कहता है, क्या दमिश्क आपकी रियासत का दिल नहीं? क्या आप जानते हैं कि जब सुलेबी इस जगह को जहन्नुम में बदल देंगे तो क्या होगा? ये सुनकर नसरुद्दीन सुल्तान से कहता है, आइए कैदियों को इनके हवाले करके इस मामले को खत्म करें मेरे सुल्तान। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हम इस मामले को बंद नहीं कर सकते जब तक कि हम अस्कलान नहीं ले लेते। तो गैब्रियल कहता है, आपका बेटा इंतकाम की हिर्स की वजह से अस्कलान मांग रहा है सुल्तान नूरुद्दीन, इसे आपकी रियासत की कोई परवाह नहीं है। ताहम आप जानते हैं कि अगर आप हज के रास्ते से महरूम हो गए तो आप किस हाल में होंगे। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि मैं अस्कलान वापस लूंगा, इसलिए तुम धमकियां देकर डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये आखिरी कोशिशें हैं, कोई फायदा नहीं। गैब्रियल मजीद कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन में जल्द अज जल्द आपके फैसले का मुंतजिर हूँ। अगर विक्टोरिया और उस्ताद आजम हमारे हवाले नहीं किए तो न सिर्फ तुम्हारा तख्त शहर तबाह हो जाएगा बल्कि हज का रास्ता भी मुसलमानों के खून से रंग जाएगा। उसकी धमकियां सुनकर सब सुल्तान की तरफ देखने लग जाते हैं। अगले मंजर में गैब्रियल दीवान से बाहर आने के बाद इज्जतुद्दीन से कहता है, अंदर मैंने बहुत बड़ी आग लगा दी है, अब वो विक्टोरिया और उस्ताद आजम के लिए नए इक़दाम के बारे में सोचेंगे। तुम भी अपने वादे का पास रखोगे, मुझे अहम मालूमात फराहम करो, वरना अगली बार जब मैं आऊंगा तो तुम्हें सजाए मौत दिलवा दूंगा। जबकि नसरुद्दीन बालाई मंजिल से ये सारा मंजर देख रहा होता है। दीवान में सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान से कह रहे हैं, बाबा गैब्रियल फंस गया है, ये साफ जाहिर है, हम किसी की धमकी की वजह से कैदियों को रिहा नहीं कर सकते। तो सुल्तान कहते हैं, तुम दूर से देख रहे हो सलाहुद्दीन, बहुत दूर से, क्या तुम वो देख सकते हो जो मैं देख रहा हूँ? फिर नक्शे की जानिब इशारा करते हुए कहते हैं, हज के रास्ते में बहता हुआ खून, आलिम इस्लाम के चारों तरफ से चीखें उठ रही हैं, रियासतें सुकड़ती जा रही हैं और आखिरकार सब कुछ खत्म हो जाता है। मेरा सब्र भी खत्म हो रहा है, मैं जल्द अज जल्द कैदियों को उनके हवाले करके ये मामला खत्म करता हूँ। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं,
जब तक वो कैदी मेरे हाथ में है, अस्कलान भी और हज का रास्ता भी और इसके साथ साथ वो गद्दार भी, मैं उन सबको हाथ में लूंगा बाबा। देखें सिर्फ एक चीज की वजह से हिम्मत ना हारे, वरना इसका अंजाम कुछ को भूल जाना है। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, हमने अगर हज के रास्ते को महफूज बना लिया तो आलम इस्लाम में हमारी साख मजबूत हो जाएगी, मुसलमान हमारी रियासत के इर्द गिर्द मुत्तहिद हो जाएंगे और इस इत्तेहाद के साथ हम अस्कलान और कुछ दोनों को फतह करेंगे। मेरा बेटा जिसे मैंने कुछ के लिए परवान चढ़ाया, क्या वो मुझे इस तरह समझता है? तो सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं, क्या मेरे बाबा, जिसने मुझे कुछ के लिए परवान चढ़ाया, क्या वो मुझे बिल्कुल नहीं जानते? यकीनन मैं भी देख रहा हूँ, ये हमारे करीब ही वाक़ई अस्कलान को खून में रंग देंगे, हमारी सरजमीनें उनके हमलों की जद में होंगी, हज का रास्ता खून से लथपथ होगा, खासकर जब तक कि वो गद्दार हमारे दरमियान है। गैब्रियल के खेल के लिए सब कुछ कुर्बान नहीं कर सकता, मैं उसे उसके खेल में मात दूंगा। मैं उसे इस तरह से फंसाऊंगा कि हज का रास्ता, अस्कलान और हमारे दरमियान मौजूद गद्दार सब हमारे हाथों में होंगे, आप देख लेंगे। कुछ देर सोचने के बाद सुल्तान कहते हैं, रियासत के मफादात के लिए जो भी मुनासिब होगा वही करूंगा। जबकि बाहिर अयूब भी अमीर मंसूर से कह रहे हैं, अमीर मंसूर अपने सिपाहियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, इसकी कीमत बहुत भारी होगी। जवाबन अमीर मंसूर कहता है, मैं शाहसवार को लिए बगैर नहीं जाऊंगा और कीमत अदा करने से आप लोग डरें। तो अयूब बे कहते हैं, शहजादे सलाहुद्दीन ने तुम्हारे आदमी को कैद किया है, मैं उसे उनके हुक्म के बगैर नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर अमीर मंसूर कहता है, जो दरवाजा हम अल्फाज से नहीं खोल सके, जरूरत पड़ने पर तलवार से खोलेंगे। इसके साथ ही सलाहुद्दीन ये भी बाहर आते हैं और कहते हैं, अमीर मंसूर ये क्या बदतमीजी है, आप क्यों गुस्सा हैं? तो अमीर मंसूर कहता है, मेरे गुस्से की वजह आप लोग हैं, मेरी फिक्र उन लोगों को बचाने की है जो आप लोगों की इज्जत में है। यह सुनकर सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं, आप एक ऐसे आदमी हैं जो रियासत के आदाब जानते हैं, इस तरह डाकुओं की तरह चले आना कौन सा तरीका है? तो अमीर मंसूर कहता है, क्या हमारे आदमी को पकड़कर जेल में डालना सही है? जवाबन सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं, क्या उन्होंने आपको आपके आदमी के जुर्म के बारे में नहीं बताया? यह सुनकर अमीर मंसूर कहता है, अगर वो जुर्म करता है तो उसे सजा देना मेरा फर्ज है, आप हमें रोंद कर कोई हुक्म नहीं दे सकते। इस पर सलाहुद्दीन ये भी सुरैया खातून की जानिब देखते हुए कहते हैं, मैं गैब्रियल को मारकर अस्कलान ले लेता, लेकिन उस बदमाश शाहसवार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या आपने इन्हें नहीं बताया सुरैया खातून? जवाबन सुरैया खातून कहती है, मैंने भी बताया था कि अगर आप शाहसवार को पकड़ेंगे तो क्या होगा। फिर अमीर मंसूर कहता है, अस्कलान के लिए अस्कलान वालों को भी नजरअंदाज करने को तैयार हैं आप, वरना कैदियों की रिहाई के बदले तुम हमारे कैदी रिहा करते। क्या तुम्हारी ये कोशिश अस्कलान को फतह करके उस पर हुकूमत करने के लिए है? अमीर मंसूर की ये बात सुनकर सलाहुद्दीन यूबी को बहुत दुख होता है और वो कहते हैं, अस्कलान के लिए मैंने अपने भाई शहंशाह को खो दिया, मैंने अपनी रियासत की मुखालफत की, अपनी जान की परवाह किए बगैर कुफार के आम लोगों को कैद किया, क्या मैं ये सब कुछ सिर्फ दुनियावी मलकियत के लिए करूंगा? तो अमीर मंसूर कहता है, तुमने कैदियों को ले लिया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, ना तो तुम अस्कलान को बचा सके और ना ही खलील को। बताओ तुम्हारे पास अब क्या बचा है? अगर ये इसी तरह चलता रहा तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। शाहसवार को रिहा करो, अस्कलान के लिए जो भी जरूरी हुआ वो हम खुद करेंगे। तो सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं, गैब्रियल बदला लेने के लिए कबीले पर हमला कर सकता है, खुद के लिए मसले पैदा ना करें और हमें भी मत रोकें। जवाबन अमीर मंसूर कहता है, हमारा कबीला लावारिस नहीं है, मैं मौजूद हूँ, अगर गैब्रियल आ गया तो मुसीबत में पड़ जाएगा। बस मैंने कहा शाहसवार को रिहा करें, हमारे दरमियान दुश्मनी ना आने दें और ना ही इस मसले को अपने रास्ते में आने दें। कुछ देर सोचने के बाद सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं, मैं शाहसवार को रिहा कर दूंगा ताकि हमारे दरमियान इख्तलाफात पैदा ना हो, लेकिन अगर गैब्रियल ने कबीले पर हमला किया और इसी मसले के साथ मेरे सामने आया तो मैं उसका हिसाब फिर आपसे ही लूंगा। उधर गद्दार सुल्तान को कायल कर रहे हैं, कैदियों की वापसी रियासत के मफादात के लिए ठीक रहेगी सुल्तान, इसीलिए मैं वजीर कैदियों को लेकर वहाँ आते हैं। तो शहजादी विक्टोरिया कहती है, मुझे खुशी है कि आपको इस खतरे का बहुत जल्द एहसास हो गया जिसमें आप पढ़ने वाले थे, आप लोगों के लिए हज का रास्ता हासिल करना ही काफी है। इसके बाद उस्ताद आजम कहता है, अपने बेटे से कह दें कि वो अस्कलान और कुछ जैसे बड़े ख्वाबों का पीछा छोड़ दे। इसलिए मैं सलाहुद्दीन यूबी सिपाहियों के साथ वहाँ आते हैं और सिपाहियों से कहते हैं, कैदियों को ले जाओ। यह सुनकर सबको एक जोरदार दचका लगता है और अमीर भी एक दूसरे की जानिब देखने लग जाते हैं। उस्ताद आजम पूछता है, इसका क्या मतलब है? तो सुल्तान कहते हैं, चूंकि हमारे शहर को सलीबियों की तरफ से धमकियां मिल रही हैं, लिहाजा हमने तुमको दूसरी जगह मुंतकिल करने का फैसला किया है, अब तुमको शहजादे सलाहुद्दीन के सुपुर्द किया जाता है। इसके साथ ही सुल्तान के इशारे पर सलाहुद्दीन यूबी के साथी कैदियों को लेकर चले जाते हैं। यह देखकर नसरुद्दीन आगे बढ़ता है और कहता है, मेरे सुल्तान, हम अपने लिए मजीद खतरात पैदा कर रहे हैं, ना ही दमिश्क और ना ही हज का रास्ता, इनमें से कोई भी महफूज नहीं रहेगा। इस पर दूसरे अमीर जवाब देते हुए कहते हैं, मेरे सुल्तान, दमिश्क और इसके गिरदनुमा में एहतियाती तदबीर को बढ़ा दें, जरूरत पड़े तो हम गैर मुस्लिमों को कुछ अरसे के लिए दमिश्क में दाखिल नहीं होने देंगे। इसके साथ ही अमीर रहानी आगे बढ़ता है और कहता है, मेरे सुल्तान, नसरुद्दीन ठीक कहते हैं, मुसीबत का हल यही था कि इस मुसीबत से जल्द अज जल्द छुटकारा पा लिया जाए। यह सुनकर सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, तमाम परेशानियों की जड़ जल्दी उखाड़ दी जाएगी, फिक्र ना करें, मैं फौज को मुतहरिक करूंगा। इस पर शेर को कहता है, शहजादे हम आपके साथ हैं। तो सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं, तो कैसियोन के दामन में वाक़ सरत गाजियों का एक पुराना हेडक्वार्टर है, मैं कैदियों को वहाँ लेकर जाऊंगा, जिम्मेदारी मेरी है। सबके जाने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी से कहते हैं, सलाहुद्दीन, तुम्हारे पास कल तक की मोहलत है, अगर तुम कल तक गद्दार को नहीं ढूंढ सके और अस्कलान नहीं बचा सके तो मैं कैदियों को हज के रास्ते के बदले रिहा करूंगा। ये कहते साथ ही सुल्तान भी चले जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में इज्जतुद्दीन गैब्रियल से कह रहा है, तुम्हारी धमकी काम कर गई गैब्रियल, वो तुम्हारे कैदियों को महल से निकाल कर कहीं और ले जा रहे हैं और ये काम सलाहुद्दीन बजाते खुद करेगा। गैब्रियल के पूछने पर वो मजीद कहता है, कोकैसियोन में सरत गाजियों का एक पुराना हेडक्वार्टर वाक़ है, वो उन्हें वहाँ लेकर जाएंगे। मुकम्मल तसल्ली करने के बाद गैब्रियल कहता है, सलाहुद्दीन उन्हें अपने पास रखकर समझता है कि मैं हार मान लूंगा, लेकिन इस बार वो खुद इस जाल में फंस गया। विक्टोरिया और उस्ताद आजम को बचाकर मैं सलाहुद्दीन का काम तमाम करूंगा, इस तरह मैं अपने प्यारों तक और आप उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जो आप चाहते। सलाहुद्दीन यूबी अपने सिपाहियों के साथ शहजादी विक्टोरिया और उस्ताद आजम को लेकर आ रहे होते हैं। उस्ताद आजम कहता है, तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा जंगी के बेटे सलाहुद्दीन, गैब्रियल हमें तुम्हारे पास नहीं छोड़ेगा। फिर शहजादी विक्टोरिया कहती है, पहाड़ी तो दूर की बात है, अगर आप हमें ज़ेरे ज़मीन ले जाएं तो भी वो आकर हमें बचाएगा। जवाबन सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, मैं जानता हूँ कि वो आएगा, वो मेरे पंजे का शिकार होगा जब वो तुम्हें बचाने आएगा, उसे कैद करने के बाद मुलाकात हो जाएगी, फिक्र ना करो। इसके साथ ही सलाहुद्दीन यूबी के इशारे पर सिपाही उन्हें गार में ले जाते हैं। उनके जाने के बाद अहमद कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन ने कल तक का वक्त दिया है, गैब्रियल ना आया तो। इस पर सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, वो जरूर आएगा, उसे भी उतना ही घेर लिया गया है जितना कि हम फंस गए हैं। एक तरफ से सुलेबी फौज और दूसरी तरफ से बादशाह बाल्दन उस पर जोर डाल रहे हैं, वो जरूर आएगा। इस पर पारस पूछता है, हमारे बीच गद्दार कौन हो सकता है? जवाबन
जवाबन सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, मुझे लगता है कि गद्दार कोई बहुत ही ज्यादा करीबी है और उसकी पहुंच दीवान तक है, इसलिए मैंने कैदियों की जगह के बारे में सिर्फ दीवान के वज़रा के सामने बताया। इसी लम्हे इब्राहिम भागता भागता वहाँ आता है और कहता है, शहजादे साहब, जासूस से खबर आई है, गैब्रियल उस तरफ रवाना हो चुका है। तो सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, उसने यहाँ के लिए हमले का मंसूबा बनाया होगा, हम रास्ते में ही उसे पकड़ लेंगे। चलो। इसके साथ ही सलाहुद्दीन यूबी अपने साथियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। उधर जंगल में गैब्रियल सिपाहियों के साथ घोड़ा दौड़ा रहा होता है। इधर से सलाहुद्दीन यूबी और उनके साथी भी घोड़ों पर सवार उसकी जानिब जा रहे होते हैं और दूसरी तरफ से एक निकाबपोश शख्स दूर से ही गैब्रियल को रुक जाने का इशारा करता है। उसे देखते साथ ही गैब्रियल रुक जाता है और जांच पड़ताल करने के बाद सिपाहियों से कहता है, तुम यही मेरा इंतजार करो। ये कहते साथ ही गैब्रियल उस शख्स की जानिब चल पड़ता है और घोड़े से उतरने के बाद जब उसके पास जाता है तो वह शख्स कोई और नहीं बल्कि नसरुद्दीन होता है, जो कि अपना चेहरा अयाक कर देता है। नसरुद्दीन को देखकर गैब्रियल हैरानगी से कहता है, नसरुद्दीन तुम यहाँ कैसे? इसके साथ ही वो दोनों एक तरफ हो जाते हैं और नसरुद्दीन उससे कहता है, मैं समझ गया तुम इज्जतुद्दीन के साथ ताउन कर रहे हो, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ पे उस्ताद आजम और विक्टोरिया हैं। तो गैब्रियल कहता है, क्या मतलब वहाँ नहीं जाना चाहिए? मैंने हमले की तैयारी कर रखी है। इस पर नसरुद्दीन कहता है, सलाहुद्दीन तुमको रास्ते पर घात लगाकर ही पकड़ लेगा, उसका मकसद तुम्हें पकड़ना है और ये मालूम करना है कि किसने तुम्हारी मदद की और साथ में उसका मकसद अस्कलान को लेना है। ये सुनकर गैब्रियल कहता है, जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान की परवाह किए बिना घात में ही लड़ूंगा, मैं विक्टोरिया और उस्ताद आजम को बचा लूंगा। जवाबन नसरुद्दीन कहता है, नामुमकिन, अगर तुम पकड़े गए तो इज्जतुद्दीन बेनकाब हो जाएगा, क्या तुम नहीं समझते? यह सुनकर गैब्रियल कहता है, अच्छा तो बात ऐसी है, चूंकि बेटे की खातिर आप मेरे लिए रुकावट बने तो फिर आप तब तक मेरे साथ हैं जब तक कि विक्टोरिया और उस्ताद आजम को बचाया नहीं जाता, उन्हें वहाँ से तुम निकालोगे। उधर सलाहुद्दीन यूबी मुसलसल गैब्रियल का इंतजार कर रहे हैं और बेचैन होते हुए कहते हैं, उसे काफी देर पहले यहाँ आ जाना चाहिए था। इसलिए मैं उनका साथी आकर कहता है, हजरत मैंने कुछ देखा है। गैब्रियल के सामने एक आदमी नमदार हुआ है जिसका चेहरा ढका हुआ था। इस पर सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, वो यकीनन गद्दार हो सकता है। चलो। इधर नसरुद्दीन गैब्रियल से कह रहा है, क्या तुम वाकई पागल हो? ये कैसे होगा? तो गैब्रियल कहता है, तुम रियासत के शहजादे हो, तुम जानते हो कि वहाँ पे कैसे जाना है और उन्हें कैसे निकालना है, वरना मुझे सब कुछ खुद ही संभालना पड़ेगा, हम मिलकर नताइज का सामना करेंगे। नसरुद्दीन कहता है, ये बहुत मुश्किल है, सुल्तान और उद्दीन को पहले ही शक है कि कोई गद्दार है, ये मुझे मुकम्मल तौर पर खतरे में डाल देगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। जवाबन गैब्रियल कहता है, फिर खतरे को दूर करो, सुल्तान और उद्दीन को मार डालो, जब सलाहुद्दीन मर जाएगा फिर तुम आसानी से उस तख्त पर बैठ सकते हो जिसके तुम मुस्तहिक हो, लेकिन सबसे पहले विक्टोरिया और उस्ताद आजम को छुड़ाना होगा। इस पर नसरुद्दीन कहता है, सलाहुद्दीन का वहाँ से हटने का कोई इरादा नहीं है, मैं वहाँ नहीं जा सकता। जवाबन गैब्रियल कहता है, तुम उसे मुझ पर छोड़ दो, मैं जानता हूँ कि उसे वहाँ से कैसे हटाना है, लेकिन एक बात याद रखो, अगर कल तक तुमने उन्हें ना छुड़वाया तो हारने वाला सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, तुम और तुम्हारा बेटा भी शामिल होंगे। उधर महल में जमरत बैरा से कह रही है, मैंने सुना है कि आप शहजादे सलाहुद्दीन का मामला सुल्तान के पास ले जा रही है, इस मौजू पर बहुत अहम मालूमात हैं जो आपके लिए करामत साबित होंगी। बैरा के पूछने पर वो कहती है, बरसों पहले सुल्तान और उद्दीन की बीवी और फातिमा खातून ने एक ही दिन बच्चे को जन्म दिया था। फातिमा खातून के बच्चे की वफात के बाद सुल्तान और उद्दीन के बेटे की विलादत बाहिफाजत हुई। नाज़रीन, अगर आपको नहीं मालूम तो जमरत खातून शेरको की बीवी है। उसकी बातें सुनकर बैरा खातून हैरानगी से कहती है, अल्लाह अल्लाह, इतने राजों के दरमियान इतने ज्यादा इत्तफाकात, इतने ज्यादा। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं जंगल में एक निकाबपोश सरपट भाग रहा है। सलाहुद्दीन यूबी और उनके साथी उसके सर पर आ पहुंचते हैं। सलाहुद्दीन यूबी की बुलंद आवाज पर वो शख्स वहीं के वहीं रुक जाता है। इधर तुरान शाह अपने घर में गुस्से से चीजें उठा उठाकर फेंक रहा है। ये देखकर उसकी बहन राबिया उसके पास आकर कहती है, रुक जाएं भाई रुक जाएं, आप खुद को तकलीफ पहुंचा बैठेंगे। तो तुरान शाह चिल्लाते हुए कहता है, उस कुत्ते गैब्रियल ने मेरी गर्दन पर तलवार रख दी थी, मेरे बाबा ने भी हरकत नहीं की, उसका सर कलम करने के बजाय वो उसे बेशर्मी से महल के अंदर ले गए। तो राबिया कहती है, देखो भाई, बारी पत्थर मटके को नुकसान पहुंचा सकता है, वो पहले ही गैब्रियल के रिश्तेदारों को असीर कर चुके हैं, यकीनन वो उसका कोई अंजाम सोचेंगे, गुस्सा ना करें। तो तुरान शाह कहता है, मलिक सलाहुद्दीन मेरे भाई का बदला लेगा? हाँ, वो गैब्रियल के चाहने वालों को रोई में लपेट रहा है। उस गैब्रियल ने मेरे भाई को कत्ल किया, उसने मेरे वतन में मेरी ही गर्दन पर तलवार तानी, मैं अपना बदला उसके चाहने वालों से लूंगा। ये कहते साथ ही तुरान शाह गुस्से में घर से चला जाता है। उधर सलाहुद्दीन यूबी और उनके साथी उस निकाबपोश शख्स की जानिब आ रहे हैं, मगर इसी दौरान सुलेबी सिपाहियों की बड़ी तादाद उनकी जानिब दौड़ पड़ती है। मौका देखते साथ ही वो निकाबपोश शख्स यानी कि नसरुद्दीन वहाँ से भाग पड़ता है और सलाहुद्दीन यूबी अपने साथियों के साथ सुलेबियों का मुकाबला करने लग जाते हैं, मगर सलाहुद्दीन यूबी की नजरें मुसलसल उस शख्स की जानिब जा रही होती हैं। उधर एक और शख्स अपना चेहरा ढांपे हुए अस्कलान के पड़ाव में जा पहुंचता है। उसे देखकर तमाम लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं और नाज़रीन, वो शख्स यानी कि गैब्रियल एकदम से अपना चेहरा अयाक कर देता है। गैब्रियल को देखते साथ ही अस्कलान के लोग उस पर तलवारें तान लेते हैं और दूसरी तरफ सलाहुद्दीन यूबी अपने साथियों के साथ सुलेबियों की लाशों के ढेर लगा देते हैं और फिर सिपाहियों से कहते हैं, सब लोग मोहतात रहें, हम उसे यहाँ से भागने नहीं देंगे। ये कहते साथ ही वो सब फैल जाते हैं और काफी दूर आने के बाद सलाहुद्दीन यूबी को अपनी आंखों के सामने से एक निकाबपोश शख्स भागता हुआ नजर आता है। काला चौका देखते साथ ही सलाहुद्दीन यूबी उसके पीछे भाग पड़ते हैं और फिर उसे अपनी जानिब आता हुआ देखकर झाड़ियों में छुप जाते हैं। उस शख्स के करीब आते साथ ही सलाहुद्दीन यूबी की तलवार उसके गले पर होती है। निकाबपोश की आंखों में देखते हुए सलाहुद्दीन यूबी के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, तुरान शाह। तो तुरान शाह चेहरा अया करते हुए कहता है, मलिक हजरत आप। इधर अस्कलान के पड़ाव में गैब्रियल कहता है, जो काम मैंने अधूरा छोड़ा था अब मैं उसे पूरा करूंगा। यह सुनकर शाहसवार आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम्हारा अपनी मौत की तरफ खुद चलकर आना मुझे अच्छा लगा गैब्रियल। तो गैब्रियल कहता है, मैं यहाँ खलील को वापस देने आया हूँ। उसके ये कहते साथ ही सबके कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं। गैब्रियल सुरैया खातून से कहता है, हम इस मसले को अलग से हल करेंगे, मैं खलील को वापस करूंगा लेकिन कुछ शराइत के साथ, हमें इसके लिए अकेले बात करनी होगी। सुरैया खातून के इशारा करते साथ ही सब लोग पीछे हट जाते हैं और सुरैया खातून आगे बढ़कर उससे पूछती है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जवाबन गैब्रियल कहता है, सलाहुद्दीन, उसने मेरे उस्ताद आजम और विक्टोरिया को पुरानी करारगाह में कैद कर रखा है, मुझे उन्हें वहाँ से निकालने के लिए सलाहुद्दीन को वहाँ से हटाने की जरूरत है। वाहिद शख्स जो उसे वहाँ से हटा सकता है वो तुम हो, अगर तुम ऐसा कर दो तो मैं तुम्हारे भाई खलील को रिहा कर दूंगा। जवाबन सुरैया खातून गुस्से से कहती है, यह सिर्फ सलाहुद्दीन को तुम्हारे सामने बेयार और मददगार फेंक देने जैसा है, मैं हरगिज़ सलाहुद्दीन से गद्दारी नहीं करूंगी। इस पर गैब्रियल कहता है, लेकिन जब मैंने खलील को रिहा करने का कहा तो सलाहुद्दीन ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी, बहरहाल वो इस शर्त पर अस्कलान हासिल नहीं कर सकेगा, तुम में से किसी को परवाह नहीं। उस अहमक ने जो कुछ पहले किया मैं उसका बदला ले चुका, मुझे कोई तरस नहीं आता, मैं पूरे कबीले को मुसीबत से दो चार कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे भाई खलील को कत्ल करके तुम्हारे कदमों में फेंक सकता हूँ। नाज़रीन, इसके बाद हम
जंगी महल में देखते हैं नसरुद्दीन अपने बेटे इज्जतुद्दीन की धुलाई कर रहा है और उसे थप्पड़ मुक्के मारते हुए कहता है, जानवर आदमी। इज्जतुद्दीन कहता है, बाबा मैंने क्या किया? जवाबन नसरुद्दीन उसे मजीद पीटते हुए कहता है, अभी भी पूछ रहे हो कि क्या किया? तुम गैब्रियल के साथ खुफिया मंसूबा कैसे बना सकते हो? हाँ, ये कहने के बाद वो उसे फिर से पीटता है और मजीद कहता है, इससे इंकार मत करो। जवाबन इज्जतुद्दीन कहता है, मैं मजबूर था, उसने मुझे धमकी दी थी, मैं क्या करता? मैंने उसे कैदियों का मुकाम भी बता दिया। यह सुनकर नसरुद्दीन कहता है, तुमने उसे पहले करीबी मंसूबे क्यों बताई? तुमने उसे हमले के मुकाम की इतला क्यों दी? क्या मैंने तुम्हें गलत काम करने से मना नहीं किया था? जवाबन इज्जतुद्दीन कहता है, सलाहुद्दीन को माजूल करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यह सुनकर नसरुद्दीन कहता है, ठीक है, तो अब क्या होगा? सलाहुद्दीन और नूरुद्दीन को मालूम हो चुका है कि अंदर कोई न कोई गद्दार मौजूद है, उनकी तलवार हमारी गर्दनों पर है। अब से तुम गैब्रियल से तमाम ताल्लुकात मुनक़ता करोगे। अब जो होगा मैं करूंगा, इसमें दखल ना देना और ख्याल रखना, हमें उस गद्दार के मामले को जल्द अज जल्द खत्म करने की जरूरत है। अब दफा हो जाओ यहाँ से। उधर खुफिया ठिकाने पर सलाहुद्दीन अय्यूबी तुरान शाह से पूछगछ कर रहे हैं तो तुरान शाह कहता है, आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि मैंने उस गैब्रियल के साथ ताउन किया जिसने मेरे भाई की जान ली? मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, फिर वहाँ क्या करने गए थे? अपना चारा डाहम कर जिन की तरह घूमते फिर रहे थे। तो तुरान शाह कहता है, आप मेरे भाई का इंतकाम लेंगे। विक्टोरिया और उस्ताद आजम को मारकर आप गैब्रियल को कत्ल करके मेरे भाई को कत्ल करने का इंतकाम लेने वाले थे। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि वो कैदी हमारे लिए कितने अहम हैं, जिसमें शहंशाह का इंतकाम भी शामिल है? हम उन कैदियों के जरिए सब कुछ हासिल करेंगे। तो तुरान शाह कहता है, फिर आप अपने तरीके से चलें और मुझे जाने दें, मैं गद्दार नहीं हूँ। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम्हें पकड़ने की खबर शाम तक पहुंच चुकी है, तमाम शकूक तुम पर आते हैं, तुम यही रहोगे। ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी चले जाते हैं और दरवाजा भी बंद कर जाते हैं। तुरान शाह चीखते चिल्लाते हुए कहता है, मुझे यहाँ से निकालें, मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं गद्दार। गैब्रियल की पेशकश के बारे में जानने के बाद अस्मा खातून सुरैया खातून से कह रही है, वो अपना ख्याल बदल ना लें, तुम्हारा भाई दाव पर लगा है, मगर तुम अब भी सलाहुद्दीन की फिक्र कर रही हो। जवाबन सुरैया खातून कहती है, मेरा ज़मीर मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देगा फुप्पो। इस पर अस्मा खातून कहती है, तुम्हारे भाई का क्या होगा? क्या उसका ज़मीर उसे ठेस नहीं पहुंचाता? गैब्रियल एक जालिम आदमी है, वो खलील को बगैर रहम किए मार डालेगा, फिर सलाहुद्दीन को क्या फायदा होगा? अगर ऐसा होता तो वो कैदियों को दे देता और खलील को बचा लेता। ये सुनकर सुरैया कहती है, मेरा भाई मेरी जान का टुकड़ा है, लेकिन मैं गैब्रियल के साथ मिलकर सलाहुद्दीन को धोखा नहीं दे सकती। तो अस्मा खातून कहती है, सलाहुद्दीन तुम्हारा क्या लगता है जो तुम उसे धोखा नहीं दे सकती? जरा मेरी तरफ देखो, जब तुम्हारा भाई वहाँ कैद है तो तुम्हारा दिल सलाहुद्दीन के लिए क्यों दर्द महसूस कर रहा है? कहीं तुम उसे अपना दिल तो नहीं दे बैठी? इस पर सुरैया खातून एकदम से कहती है, खबरदार, ये किस किस्म के अल्फाज हैं? जवाबन अस्मा कहती है, उसकी तरफ माइल मत होना। अगर तुमने जंगी जमीनों की हवा और पानी का मजा चख लिया है तो याद रखना तुम्हारी रगों में अस्कलानी खून दौड़ रहा है। तुम्हारे दिल में अपने वतन और खानदान के अलावा किसी के लिए कोई जगह नहीं। अगर गैब्रियल खलील को देना चाहता है तो फिर तुम सलाहुद्दीन को गैब्रियल के जाल में भेजोगी। यह सुनकर सुरैया परेशान हो जाती है। नाज़रीन, इसके बाद हम जंगी महल में देखते हैं सुल्तान और उद्दीन नसरुद्दीन के साथ तलवार की मशक कर रहे हैं, जबकि उनकी बेगमात पालाई मंजिल से उन्हें देख रही है। सुल्तान की जानिब से सख्त वार खाने के बाद नसरुद्दीन कहता है, मैंने आपको तलवार चलाते इस कदर गुस्से में कभी नहीं देखा, आपने इस तरह मारा जैसे अपने दुश्मन को मारा हो। तो सुल्तान कहते हैं, हमारे अंदर का दुश्मन हमारा गुस्सा है। ये कहने के बाद सुल्तान एक बार फिर खतरनाक वार करते हैं। तो नसरुद्दीन रोकते हुए पूछता है, ये शक कहाँ से आया? क्या कुछ है जो आप नहीं बता रहे? इस पर सुल्तान कहते हैं, यकीनी तौर पर हर रियासत में गद्दार होते हैं नसरुद्दीन, लेकिन ये पहली बार है जब मैं इसे इतना ज्यादा करीब से महसूस कर रहा हूँ। नसरुद्दीन पूछता है, कितना करीब? इसके साथ ही सुल्तान नसरुद्दीन की तलवार गिराकर उसके गले पर तलवार तान लेते हैं और कहते हैं, इतना करीब कि मेरा तख्त और मेरी रियासत को तबाह कर दे। ये कहते साथ ही सुल्तान तलवार पीछे कर लेते हैं और नसरुद्दीन कहता है, वैसे भी जिसके पास ताकत हो तख्त उसी का होता है। ये कहते साथ ही वो फिर से तलवार उठा लेता है और मजीद कहता है, उसका वक्त भी करीब है। इसके साथ ही वो फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर इसके साथ ही अमीर अमाद आकर कहते हैं, मेरे सुल्तान। मलिक सलाहुद्दीन ने जिस जगह कैदियों को रखा हुआ था उस जगह के करीब उन्होंने अमीर अय्यूब के बेटे तुरान शाह को पकड़ा है। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं और सुल्तान पूछते हैं, वो वहाँ क्या कर रहा था? तो अमीर अमाद कहते हैं, हमें मिलने वाली मालूमात के मुताबिक उसका चेहरा ढका हुआ था सुल्तान हजरत, वो खुद को छुपा रहा था। शहजादे सलाहुद्दीन ने उसे गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है। मौका मिलने की देर थी कि नसरुद्दीन एकदम से कहता है, अगर वो भेस बदल कर वहाँ गया जहाँ कैदी थे तो जाहिर है कि वो अगवा करने वाला था। बस मेरे सुल्तान साबित हो गया, जो शख्स गैब्रियल के साथ ताउन कर रहा था वो तुरान शाह है। तो सुल्तान गुस्से से कहते हैं, वो उस शख्स के साथ ताउन क्यों करेगा जिसने उसके भाई को शहीद किया? इस पर नसरुद्दीन कहता है, क्या तुरान शाह ने ही अस्कलान खोने में कमजोरी का मुजाहरा नहीं किया था? हाँ, इसका मतलब है कि वो तब भी ताउन कर रहा था। हम जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे उन्हीं ने हमारी पीठ में खंजर मारा है। सुल्तान को मुसलसल गहरी सोच में पड़ा हुआ देखकर नसरुद्दीन कहता है, मेरे सुल्तान, जिस दुश्मन का आपको अपने करीब होने का शुबा था वो आया हो चुका है। उनके मुसलसल इल्जामात लगाने के बावजूद सुल्तान सोचते ही रहते हैं और कुछ नहीं बोलते। उधर अमीर अय्यूब शेरको और बाकी लोगों के साथ बैठे खाना खा रहे होते हैं, इसलिए अमीर अमाद वहाँ आते हैं और अय्यूब से कहते हैं, सुल्तान और उद्दीन ने आपको निजी तौर पर तलब किया है। एक अहम वाकया पेश आया है, उन्होंने मुझसे कहा कि आपको बताऊं कि क्या चल रहा है। शहजादे सलाहुद्दीन ने तुरान शाह को उस मुकाम के करीब से पकड़ा जहाँ पे कैदी को रखा गया था। शकूक की बिना पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और शुबा है कि तुरान शाह गैब्रियल के साथ ताउन कर रहा था। तुरान शाह पर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाएगा। यह सुनते साथ ही सब खड़े हो जाते हैं और शेरको गुस्से में अमीर को दबोचते हुए कहता है, तुम ये कैसे कह सकते हो? क्या मतलब कि वो गद्दार है? तो अमीर अय्यूब एकदम से आगे आकर शेरको को पीछे करते हैं। शेरको का गुस्सा ठंडा नहीं होता और वो कहता है, हम इस रियासत के लिए अपनी जानों का और खून का निजराना पेश कर रहे हैं और आप हमें गद्दार बना रहे हैं। निकल जाओ यहाँ से, कोई गद्दार नहीं है, समझे? तो अमीर अय्यूब कहते हैं, शेरको पुरस्कून हो जाओ, इसका क्या कसूर है? फिर फातिमा खातून कहती है, तुरान शाह ऐसा कुछ नहीं कर सकता, अय्यूब साहब कुछ कीजिए। जवाब अय्यूब भी कहते हैं, मैं महल में जाकर सुल्तान से मिलूंगा, मैं मालूम करूंगा कि उसने ऐसा जुर्म कैसे किया। ये कहते साथ ही अय्यूब भी शेरको के साथ वहाँ से चले जाते हैं। उधर दीवान में नसरुद्दीन सुल्तान से कह रहा है, मेरे सुल्तान, तुरान शाह की गद्दारी यहाँ हो चुकी है, शहजादे सलाहुद्दीन को हुक्म दें कि उसे यहाँ ले आए। तो सुल्तान कहते हैं, वो उसे यहाँ नहीं लाएगा, उसे कैदियों का ख्याल रखना पड़ता है। तो इज्जतुद्दीन कहता है, सुल्तान फिर मुझे हुक्म दे, मैं जाकर ले आऊंगा। उस गद्दार को ऐसी इबरतनाक सजा दें ताकि दोबारा कोई हमारी रियासत से गद्दारी की कोशिश ना करे। इसलिए मैं अय्यूब भी और शेरको वहाँ आते हैं और आदाब जा लाने के बाद अय्यूब भी कहते हैं, तुरान शाह ऐसा नहीं है कि वो गद्दारी करे, जरूर कोई गलतफहमी हुई है, वो गैब्रियल के साथ कभी भी ताउन नहीं कर सकता। गैब्रियल ने उसके भाई को कत्ल किया है
है तो नसरुद्दीन कहता है सब कुछ आया है, मलिक सलाहुद्दीन ने खुद तुरान शाह को वहाँ पकड़ा है, उसने खुद को छुपाने के लिए चेहरा ढांपा हुआ था, अगर वो गद्दार नहीं तो वहाँ क्या कर रहा था। जवाबन शेर को कहता है हमारा ये काम है, इस रियासत के लिए बहुत से बहादुर निकले, वो शहीद तो हो जाते हैं लेकिन कभी गद्दारी नहीं करते, किस पर क्या इल्जाम है ये जानने से पहले आपको अपने आप को देखना चाहिए मलिक हजरत। जवाबन नसरुद्दीन कहता है ये वही तुरान शाह नहीं जिसने अस्कलान को खोने के मामले में कमजोरी का मुजाहरा किया था, उसके बाबा ने खुद ये अल्फाज कहे थे, हो सकता है वो उस वक्त भी गैब्रियल के साथ मिलकर काम कर रहा हो, उसने जानबूझकर कमजोरी दिखाई ताकि गैब्रियल अस्कलान हासिल कर सके। तो अयूब डांटते हुए कहते हैं आपने ये इल्जाम लगाकर हमारी इज्जत की तौहीन की है, मैं अपने खानदान या अपनी इज्जत को कभी पामाल नहीं करूंगा। तो नसरुद्दीन कहता है मैं भी इंसाफ की खिलाफ वर्जी नहीं करता। उनको इस तरह से बहस करता हुआ देखकर सुल्तान खड़े हो जाते हैं और अयूब बे के पास आकर कहते हैं तुरान शाह का वहाँ जाहिर होना मुझे भी परेशान कर रहा है, ताहम ये एक ऐसा मसला है जिसमें ना तो माफी हो सकती है और ना ही बर्दाश्त, हम उस पर मुकदमा चलाएंगे। तो अयूब बे कहते हैं मेरे सुल्तान कई सालों से हम एक साथ हैं, हमने एक साथ दर्द मोहब्बत और फतह का तजुर्बा किया, आप खूब जानते हैं कि हम में से कोई गद्दार नहीं हो सकता। जवाबन सुल्तान कहते हैं अगर ये जाती तौर पर मेरे खिलाफ कुछ होता तो ये रहम का मामला हो सकता था, आप जानते हैं, लेकिन रियासत इंसाफ से चलती है, तुरान शाह को फौरन महल लाया जाए। यह सुनकर अयूब बे और शेर को बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उधर गार में पारस सलाहुद्दीन अयूबी से पूछता है क्या वाकई तुरान शाह गद्दार है। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं अगर मुझसे पूछो तो नहीं, लेकिन ये एक ऐसा मसला नहीं जिसका तयन हम अपनी सोच से करें, हमारा वक्त खत्म हो रहा है, आप सुल्तान के ख्याल में तुरान शाह गद्दार है, आह तुरान शाह आह, तुम्हारी वजह से सब कुछ बिगड़ गया। तो अहमद कहता है गैब्रियल गात में आने ही वाला था कि वो पीछे हट गया, क्या वो दोबारा आएगा। इस पर सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं अब वक्त नहीं है, आएगा चाहे मौत भी हो। इसलिए मैं इब्राहिम में खत लाकर सलाहुद्दीन अयूबी को देता है, जिसे पढ़ते साथ ही सलाहुद्दीन अयूबी एकदम से कहते हैं इब्राहिम मेरे साथ चलो, पारस और अहमद तुम यहीं रुको, मैं कुछ जा रहा हूँ। ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अयूबी इब्राहिम के साथ चले जाते हैं। उधर अस्कलान में गैब्रियल कमांडर से कहता है तो सलाहुद्दीन ने उस गद्दार तुरान शाह को पकड़ लिया, वो पहले दिमाग खराब कर चुका था कि शहनशाह का बदला लेगा, अब वो एक दूसरे से निपटेंगे और हमारा आदमी पुरस्कून है, विक्टोरिया और उस्ताद आजम को बचाना आसान होगा। कमांडर पूछता है क्या सलाहुद्दीन वहाँ से हट रहा है। जवाबन गैब्रियल कहता है मैंने उसके लिए एक ऐसा खेल तरतीब दिया है कि वहाँ से हटना तो छोड़ो, वो सीधा मेरी गोद में आ गिरेगा। उधर कुछ में बादशाह बादन एक लड़की से कह रहा है मेरी बादशाही का वफादार फूल। इस पर वो लड़की कहती है जैसा आपने हुक्म दिया था मैंने अस्कलान में तमाम कीमती वसाइल के बारे में पता चला लिया है, इसके साथ ही उसके इशारे पर सिपाही हीरे और जवाहरात के संदूक खोल देते हैं। वो लड़की मजीद कहती है पहाड़ों में सोने के बहुत बड़े जखायर भी मिले हैं और अनाज खुराक इतनी बेशुमार दौलत, समुद्र से निकलने वाला हीरा, अस्कलान में सब कुछ है। तो बादशाह बादन कहता है सलाहुद्दीन ने मेरी बहन विक्टोरिया और उस्ताद आजम को पकड़ा हुआ है, अस्कलान खतरे में है, कुछ भी हो सकता है, अस्कलान वालों की दौलत को जल्द से जल्द कुछ पहुंचा दो, फौरन जाओ हर वो चीज ले आओ जो तुम्हें कीमती लगे। इसलिए मैं सलाहुद्दीन अयूबी इब्राहिम के साथ वहाँ आते हैं। उन्हें देखकर बादशाह बादन कहता है तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की, जबकि तुमने मेरी बहन और उस्ताद आजम को कैदी बनाया हुआ है। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं मुसलमानों के हक की तरफ बढ़ने वाला हाथ में काट दूंगा, अस्कलान की हर चीज पर मुसलमानों का हक है, अनकरीब मैं अस्कलान को अपनी तलवार से हासिल करूंगा और तुम्हें वहाँ से एक पत्थर भी उठाने की इजाजत नहीं दूंगा। तो कमांडर कहता है अस्कलान में मौजूद सब कुछ हमारा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंताकिया, त्राब्लस और बहुत सी इस्लामी सरजमीनें हैं जिन्हें हमने अपनी तलवार से हासिल किया है, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें भी कुछ दे सकते हैं। ये कहते साथ ही वो मुट्ठी में हीरे उठाकर सलाहुद्दीन अयूबी की जानिब बढ़ता है और कहता है तुम मुसलमान क्या चाहते हो, वफादारी। मगर सलाहुद्दीन अयूबी उसका पूरा बाजू मरोड़ देते हैं। ये देखकर वो लड़की सिपाहियों से कहती है इन्हें मार डालो। ये सुनते साथ ही सुलेबी सिपाही सलाहुद्दीन अयूबी पर हमलावर होते हैं, मगर सलाहुद्दीन अयूबी और इब्राहिम उनकी एक नहीं चलने देते और कुछ को मौत के घाट उतार देते हैं। मगर इसके साथ ही मजीद आने वाले सुलेबी सिपाही उन पर तलवारें तान लेते हैं और बादशाह बादन आगे बढ़ते हुए कहता है जो खून बहाया गया है मैं उसे तुम्हारा खून बहा कर साफ करूंगा। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं उन कैदियों का सोचो जो मेरे पास कैद हैं, अगर किसी में हिम्मत है तो आकर मेरे खून का एक कतरा भी बहा दे। यह सुनकर बादशाह बादन मजबूरन अपने सिपाहियों को पीछे हट जाने का इशारा करता है। सलाहुद्दीन अयूबी मजीद कहते हैं अब से अस्कलान के लोगों के हुकूक में तुम मुदाखलत नहीं करोगे और जो तुमने चोरी किया है उसे वापस पहुंचाओगे। ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अयूबी वहाँ से चले जाते हैं। अगले मंजर में सलाहुद्दीन अयूबी इब्राहिम के साथ कुछ में नमाज अदा कर रहे हैं और नमाज के बाद दुआ मांगते हैं ऐ मेरे अल्लाह कुछ समेत दीगर तमाम मजलूम मुसलमानों को आजादी नसीब फरमा, आलम इस्लाम को जालिमों के खिलाफ मुत्तहिद कर दे, हमें ताकत अता फरमा या रब, कुछ जैसे इस मुकद्दस शहर में एक दिन फतह के परचम के साथ दाखिल होना नसीब फरमा ताकि इस्लाम की रोशनी से तमाम मुसलमान फलाह पा सकें। या रब हमें मस्जिद अक्सा में आजादी से नमाज पढ़ने का मौका अता फरमा, आमीन आमीन आमीन। नमाज के बाद वो दोनों जैसे ही उठते हैं तो बादशाह बादन से बात करने वाली लड़की वहाँ पे आ पहुंचती है और मुस्कुराते हुए कहती है शहजादे हजरत। जवाबन सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं सोफिया। ये देखकर इब्राहिम भी चौंक जाता है और यकीनन नाजरीन सोफिया सलाहुद्दीन अयूबी की जासूस है। सोफिया कहती है आपने वक्त पर पहुंचकर वो किया जो जरूरी था, अब आपका क्या हुक्म है। जवाबन सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं बादशाह बादन मेरी धमकी की वजह से अस्कलान को हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन तुम फिर भी आंखें बनी रहना। गैब्रियल को कुचलकर अस्कलान को हासिल करने में थोड़ा ही वक्त रह गया है, तब तक वो अस्कलान के मुसलमानों के हुकूक का इस्तेहसाल ना करें, फिर कुछ की बारी आएगी, तब तक अंदरूनी तौर पर तुम आगे बढ़ती रहोगी। इस पर सोफिया कहती है आपने मुझे गुलामी से बचाया, मैं कुछ भी कर लूँ आपका कर्ज नहीं चुका सकती, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन कुछ हासिल करने के बाद हकीकी आजादी और इंसानियत की तरफ हम चलेंगे, उस वक्त तक मैं आपकी खिदमत ईमानदारी से करती रहूंगी। यह सुनकर सलाहुद्दीन अयूबी शफकत से उसकी तरफ रैया खातून अपने कबीले में घोड़े के पास मौजूद होती हैं और परेशान होते हुए अस्मा खातून की बातों को याद करती हैं। गैब्रियल एक जालिम आदमी है, वो तुम्हारे भाई को बगैर रहम किए मार डालेगा, फिर सलाहुद्दीन का क्या फायदा। अगर वो चाहता तो अब तक उन्हें बचा चुका होता और कैदियों को दे देता, जैसा गैब्रियल ने कहा है वैसा ही करो। बहुत देर की सोच विचार के बाद आखिरकार वो घोड़े पर सवार हो जाती है। इसलिए मैं अस्मा वहाँ पे आकर पूछती है सुरैया कहाँ जा रही हो। जवाबन सुरैया खातून कहती है खलील को बचाने के लिए। ये कहते साथ ही वो कबीले से रवाना हो जाती है। उधर इज्जतुद्दीन सिपाहियों के साथ गार के बाहर पहुंच जाता है और आगे बढ़ते हुए सलाहुद्दीन अयूबी के सिपाहियों से कहता है हट जाओ आगे से, मैं तुरान शाह को लेने आया हूँ। तो गार से बाहर आने वाले सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं जब वक्त आएगा तो मैं तुरान शाह को खुद लेकर आऊंगा, अभी तुम वापस चले जाओ। तो इज्जतुद्दीन कहता है गद्दार का फैसला होगा, सुल्तान नूरुद्दीन का हुक्म है, मैं उसे लिए बगैर वापस नहीं जाने वाला। इस पर सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं अभी वाज़ेह नहीं है कि तुरान शाह ही गद्दार है। जवाबन
इज्जतुद्दीन कहता है मेरा काम मुश्किल ना बनाओ, तुरान शाह यहाँ पकड़ा गया है। जाहिर है कि वो कैदियों को लेने आया था, गद्दार वही है। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं मैं अभी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा कि वो गद्दार है या नहीं। तो इज्जतुद्दीन कहता है सुल्तान का फैसला लागू होगा ना कि तुम्हारा नतीजा। अगर तुम इजामत करोगे तो मुझे जो हुक्म मिला है मैं उसे पूरा करूंगा। सिपाहियों हमला करो और उस गद्दार को पकड़ लो। यह सुनकर उसके सिपाही जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही उनके सामने आ खड़े होते हैं। इस पर इज्जतुद्दीन के सिपाही कोई हरकत नहीं करते। ये देखकर इज्जतुद्दीन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है सलाहुद्दीन तुम क्या करोगे? क्या तुम एक गद्दार के लिए अपने ही सिपाहियों के खिलाफ तलवार खींचोगे या तुम भी अपने रजाई भाई की तरह गद्दार बनोगे? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं मैं अपने किसी भी सिपाही पर तलवार नहीं चलाने वाला, लेकिन अगर तुम मेरा सबर आजमाओगे तो मैं तुम्हें यहाँ खून आलूद क्षेत्रों में तब्दील कर दूंगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात सुनकर इज्जतुद्दीन ठंडा होते हुए कहता है देखो सलाहुद्दीन तुमने जो किया वो सुल्तान के हुक्म की खिलाफवर्जी है। मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद सुल्तान और उद्दीन खुद इस गद्दार को लेने आएंगे। देखते हैं कि क्या तुम अपने रजाई भाई की हिफाजत कर सकते हो या नहीं। ये कहते साथ ही इज्जतुद्दीन सिपाहियों के साथ चला जाता है। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि गैब्रियल जंगल में तलवार तेज कर रहा है, इसलिए मैं उसका कमांडर उसके पास आकर कहता है सुरैया कबीले से निकल चुकी है, वो सलाहुद्दीन के इलाके की तरफ बढ़ रही है। यह सुनकर गैब्रियल कहता है तमाम जंगजू तैयार हैं, जब सलाहुद्दीन मेरे जाल में आएगा तो मारा जाएगा। नसरुद्दीन उस्ताद आजम और विक्टोरिया को लेकर आएगा, मैं अपने भाई ग्रिगोर के साथ जंगियों पर हमला करके उर्फा वापस ले लूंगा। उधर गार के बाहर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं गैब्रियल का वक्त खत्म हो चुका है, उसने यहाँ आने का कोई न कोई इंतजाम तो किया होगा, या फिर जिस गद्दार के साथ वो तावन कर रहा है वो यहाँ पे जरूर आएगा। इसलिए मैं सुरैया खातून घोड़े पर सवार वहाँ पहुंचती और तेजी से सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आकर कहती है गैब्रियल कबीले पर हमला करने वाला है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं आपको कैसे मालूम? जवाबन सुरैया खातून कहती है हमारे सिपाहियों ने कबीले के आसपास सुलेबी सिपाहियों को देखा, जाहिर है कि वो हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे आपकी मदद चाहिए। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से से कहते हैं मैंने आपसे कहा था कि इसे जाती मसला ना बनाए, अब वो बदला लेने के लिए आपके कबीले पर हमला करेगा, कैदियों को ना ले पाने पर वो हम पर भी हमला और होगा। तो सिपाही अहमद कहता है हम यहाँ गैब्रियल और गद्दार का इंतजार कर रहे हैं। तो सुरैया खातून कहती है मैंने कहा गैब्रियल कबीले पर हमला करेगा, आप यहाँ बेकार में इंतजार कर रहे हो, जबकि नसरुद्दीन छुपकर ये सारा मंजर देख रहा होता है। सुरैया खातून मजीद कहती है हम चंद लोग हैं, आप वायदे जो मदद कर सकते हैं, अगर आप ना आए तो वो कबीले को अपनी तलवार के जोर से खत्म कर डालेंगे। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके करीबी साथी सुरैया खातून के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उधर फातिमा खातून बहरा खातून को अपने घर में देखकर कहती है हमें नहीं मालूम था कि आप आ रही है। जवाबन बहरा कहती है फातिमा खातून बहुत सी चीजें हैं जिसका हमें नहीं पता। ये सुनकर फातिमा खातून कहती है अगर आपका मतलब रजायत का मसला है तो बहरा कहती है हम इससे बहुत पहले गुजर चुके हैं, ये सब उस दिन शुरू हुआ जब सलाहुद्दीन पैदा हुआ, ये एक इत्तेफाक है, आपका बेटा उस दिन मर गया। उन तमाम वाकयात से सिर्फ एक नतीजा निकलता है, अब सच कहने का वक्त आ गया है फातिमा खातून, सलाहुद्दीन आपका अपना बेटा है ना? बहरा ये बात कहते साथ ही उनके चेहरे के तासुरात को देखने लग जाती है और फातिमा खातून बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देती है। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी सुरैया खातून और अपने जांबाजों के साथ जंगल से आगे बढ़ रहे होते हैं, मगर इसके साथ ही सुरैया खातून और गैब्रियल के मंसूबे के मुताबिक एक बड़ी तादाद में सुलेबी सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर सब हैरान परेशान हो जाते हैं और अहमद पूछता है ये क्या है, ये पहले कहाँ थे? इसके साथ ही वो सब घोड़ों से नीचे उतर जाते हैं और गैब्रियल सामने आते हुए कहता है सुरैया जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, हमारे साथ तुमने बहुत ताउन किया है। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को बिल्कुल यकीन नहीं आता और वो कहते हैं सुरैया खातून ये क्या कह रहा है, कैसा ताउन? इसके साथ ही गैब्रियल के इशारे पर उसके सिपाही खलील को लेकर वहाँ आते हैं और गैब्रियल सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहता है जैसा कि तुम देख सकते हो सब कुछ वाज़ेह है सलाहुद्दीन, सुरैया अपने भाई के बदले तुम्हें यहाँ लेकर आई है। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को बेहद दुख होता है और उनका भरोसा टूट जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के जांबाज जिन्होंने कितनी दफा सुरैया खातून के पीछे अपनी जान को खतरे में डाला, उन्हें भी इस बात से काफी ज्यादा दुख होता है। गैब्रियल मजीद कहता है जबकि तुम यहाँ हो तो विक्टोरिया और उस्ताद आजम पहले ही वहाँ से निकल चुके होंगे। ये बात सलाहुद्दीन अय्यूबी के दुख और गुस्से में मजीद इजाफा करती है। इधर कुछ सिपाही गार के बाहर तैनात होते हैं, इसलिए हमें घोड़े पर औंधे मुंह पड़ा नसरुद्दीन वहाँ पहुंचता है। उसे इस तरह से देखकर सिपाही उसके पास जाते हैं और पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ है और तुम कौन हो? ये कहते साथ ही सिपाही उसके चेहरे से कपड़ा हटाता है और एकदम से कहता है तुम वो गद्दार हो जिसके बारे में मलिक सलाहुद्दीन ने बताया था। मगर नसरुद्दीन बहुत फुर्ती से उसे मौत के घाट उतार देता है और इससे पहले कि बाकी दो सिपाही कुछ कर पाते नसरुद्दीन उन्हें भी मार डालता है। फिर मोहतात अंदाज में गार में दाखिल हो जाता है। गार के अंदर जो सिपाही भी उसके पास आता है वो उसे मारता ही चला जाता है। कई सिपाही उसकी गद्दारी की भेंट चढ़ जाते हैं। इसके साथ ही नसरुद्दीन वो दरवाजा खोल देता है जिसके अंदर शहजादी विक्टोरिया और उस्ताद आजम कैद होते हैं। उसे देखकर शहजादी पूछती है तुम कौन हो? जवाबन नसरुद्दीन कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, हमें अभी जाना होगा। तो विक्टोरिया एकदम से कहती है गैब्रियल ये उसी की तरफ से है। इसके साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। इधर सुरैया खातून गैब्रियल की जानिब बढ़ते हुए कह रही है गैब्रियल बस बहुत हो गया, मेरे भाई को छोड़ दो। तो गैब्रियल कहता है वहीं रुक जाओ। तो सुरैया खातून पूछती है इसका क्या मतलब है? तुमने मुझसे वादा किया था। तो गैब्रियल कमांडर की जानिब देखते हुए कहता है वादा? कौन सा वादा? सबसे बड़ा वादा तो इंतकाम है, तुम अपने किए की कीमत अदा करोगे। इसके साथ ही कमांडर खलील के गले पर खंजर तान लेता है। गैब्रियल मजीद कहता है तुम सब यही मरोगे, मैं जिस औरत से प्यार करता हूँ उसे अगवा करने की कीमत अदा करनी पड़ेगी। इसके साथ ही गैब्रियल के इशारे पर उसके सिपाही तीर तान लेते हैं। ये देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के जांबाज सलाहुद्दीन अय्यूबी के तहफ्फुज़ के लिए आगे बढ़ते हैं। तो गैब्रियल उनसे कहता है हरकत मत करो, जबकि सुरैया खातून की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। गैब्रियल कहता है ज्यादा उदास ना हो सलाहुद्दीन, नूरुद्दीन भी मर जाएगा, उसकी मौत मेरे बाबा और मेरे खानदान का इंतकाम होगी। उधर नसरुद्दीन उन दोनों को लेकर गार से बाहर आ जाता है तो सामने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने सिपाहियों के साथ खड़े होते हैं और निकाब और शानी के नसरुद्दीन को देखते साथ ही चिल्लाते हुए कहते हैं गद्दार गद्दार। सुल्तान नूरुद्दीन जैसे गुस्से से पागल हो जाते हैं और डरते हुए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं तुम अपनी गद्दारी को किसी भी तरह से नहीं छुपा सकते। ये कहते साथ ही वो बिल्कुल नसरुद्दीन के पास आ जाते हैं और मजीद कहते हैं ये गद्दारी का वाज़ेह मुजाहिरा होगा। ये कहकर वो जैसे ही निकाब हटाने लगते हैं तो नसरुद्दीन अपना खंजर उनके पेट में घोंप देता है। महल के अंदर मस्जिद अक्सा का मिंबर बनाते हुए उमर मल्लाह को भी चोट लग जाती है, जैसे उन्हें कोई इशारा मिल रहा हो। उमर मल्लाह बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सुल्तान का पूरा हाथ उनके खून से रंग जाता है, मगर उनकी नजरें मुसलसल गद्दार पर टिकी होती हैं। दूसरी तरफ गैब्रियल सलाहुद्दीन अय्यूबी से कह रहा है ये तुम्हारे साथ हमारी लड़ाई का इख्तिताम है सलाहुद्दीन, अलविदा अलविदा। ये कहते साथ ही गैब्रियल हाथ खड़ा कर लेता है और उसके सिपाही चारों तरफ से सलाहुद्दीन अय्यूबी पर तीर तान लेते।